तो भाई आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें हम लोग काफ़ी सारे चीज़ें कॉन्टेम्पलेट करने वाले हैं और उसी के चलते हुए काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी हो सकती हैं। काफ़ी पोटेंशियल है आज के जो टॉपिक्स हैं उनका फ्यूचर में। राइट हम लोग को बातें करनी है। सबसे पहले आईपीएल की अगर बात कर ली जाए तो आईपीएल के सेगमेंट में हमें एलएसजी के कुछ एक्सप्लोसिव कमेंट्स को कवर करना है, जहाँ पे शायद वो लोग गलती करने वाले हैं क्या कि वो केएल राहुल को रोक सकते हैं ओवर रोहित शर्मा। राइट क्या वो डायनामिक है या क्या रोहित शर्मा एक्चुअली में आ सकता है एलएसजी की नहीं, वो पूरा कवर करेंगे उसमें। सेकेंडली हम लोग को बात करनी है जो रूट की। भाई जो रूट क्या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है? इट सीम्स सो। मैं इस टॉपिक को अवॉइड कर रहा था पिछले 2-3 महीने से, काफी लोग बना चुके थे बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग इट दैट सीरियसली। बट जिस तरीके से वो खेल रहा है भाई, यू हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड दिस। एंड इसी में फिर विराट कोहली कहाँ पे आता है? क्या विराट कोहली अपना रिडेम्पशन क्रिएट कर सकता है टेस्ट मैचेस में? मतलब आज से 4 साल पहले वो फैब 4 का हाईएस्ट सेंचुरी मेकर था और अभी वो लोएस्ट सेंचुरी मेकर है। तो उसका कमबैक कैसे आ सकता है, प्लॉट किया जा सकता है बिटवीन सचिन एंड जो रूट, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल होगा। एंड देन अगर हम लोग फुटबॉल की बातें करें, वहां पे क्या है? फुटबॉल में लास्ट वीक में हुई तो बहुत चीजें हैं। जैसे बार्सा ने 7-0 पेल दिया वैसे टीम को, एंड मड्रिड अभी भी थोड़ी सी शेकी लग रही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली हमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो भाई साहब रोनाल्डो ने हमारी बात सुन के अपना कंटेंट क्रिएशन का काम अप कर दिया है, एंड एक अच्छा सा पॉडकास्ट कम इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ निकाला है उसने अपने ही शो पे किसी और को बुला के इंटरव्यू कराया है। राइट तो उससे उसके फ्यूचर के बारे में क्या पता चल रहा है वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो न्यू यूसीएल का ड्रॉ है, जो नए तरीके से इन लोगों ने करके दिखाया है, नया फॉर्मेट है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड किस टीम का बेसिकली क्या क्या ओपोनेंट्स है और किस टीम का सबसे इजी पाथ लग रहा है आगे जाने का, उसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक स्टार्ट हम लोग सीधा करते हैं एलएसजी से। राइट एंड यहाँ पर हमने काफी टाइम से कॉन्टेम्पलेट किया है, डिस्कस करा कि कैसे यार रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर का जो सबसे ज्यादा सेंस बनता है अभी कहीं किसी फ्रेंचाइज में जाने का, इट हैज टू बी एलएसजी। इट इज नॉट केकेआर एक्चुअली में, इट इज नॉट पंजाब किंग्स, बिकॉज आप क्यों जाना चाहोगे वहां पे? या तो डीसी होता, बट डीसी में ऋषभ पंत ऑलरेडी कैप्टन है, तो बेसिकली सिर्फ एक ही सी टीम बच रही थी जहां पे एक्चुअली में कैप्टन को चेंज किया जा सकता है। बाकी सारी बड़ी टीम्स में आप देखोगे कैप्टन फिक्स्ड ही है मोर और लेस। और एलएसजी को ब्रांडिंग की जरूरत भी है, तो कमर्शियली एंड ऑन फील्ड दोनों रीजंस की वजह से बहुत सेंस बन रहा था स्काई या फिर रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को लाने का। एंड जॉन्टी रोड्स ने शायद पहले भी कहा था कि हम बहुत इंटरेस्टेड होंगे, अगर रोहित शर्मा आता है तो हम वेलकम करने को तैयार हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन अभी जहीर खान की अनाउंसमेंट होती है एज द न्यू मेंटोर, विच वन सेकेंड मुझे लगा था कि इससे और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज जहीर खान मुंबई इंडियंस में भी रह चुके हैं। बट उसके बाद जो ट्विस्ट है वो क्या है एग्जैक्टली? आई थिंक बहुत वियर्ड इसलिए भी है क्योंकि अमित मिश्रा जो कि एलएसजी के प्लेयर है, अभी रिसेंटली खेल रहे थे, उनने पॉडकास्ट में आके चीज बोल दी थी कि दे विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन। अगर आपका एक प्लेयर आके ऐसी चीज बोल दे रहा है देन मोर और लेस इट मीन्स कि आप एक नया कैप्टन लेके जाओगे, एंड अंदर सारे प्लेयर्स को ये चीजें पता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट सीजन जो हमें हरकत देखने को मिली थी संजीव गोयनका की तरफ से, जब वो विराट कोहली कह रहा हूँ केएल राहुल को ओपनली सबके सामने सॉर्ट ऑफ सुना रहे थे, वो भी काफी सैड था देखने को। एंड इसके चलते सबको यही लग रहा था कि केएल राहुल मोस्ट प्रोबब्ली एलएसजी छोड़ के जाएगा। ऑफ कोर्स। एंड देन ऑब्वियसली रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव अवेलेबल होंगे तो वो एलएसजी लाने को रेडी होगी। बट केएल राहुल को अभी बुलाया गया एक मीटिंग में एलएसजी के साथ, वहां पे उनसे केक वेक कटवाए गए। एंड देन संजीव गोयनका ने बाहर आके ऐसा कुछ बोला कि केएल राहुल इज अ फैमिली मेंबर ऑफ एलएसजी। तो इट सीम्स लाइक कि जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, एंड समहाउ उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि वो केएल राहुल को रोकने वाले हैं। वरना आई डोंट थिंक सो, बहुत कम चांस मुझे लगता है कि इतना सब कहने के बाद, केक कटवाने के बाद अब केएल राहुल को वो लोग जाने देंगे। पर इन लोगों ने अभी भी तो एक्सप्लिसिटली ये बोला नहीं ना। क्या चीज? कि रोहित शर्मा कह रहा हूँ केएल राहुल रुकने वाला है। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई एक ओनर आके ये चीज बोलता है अपने कैप्टन के बारे में कि ही इज अ फैमिली मेंबर ऑफ एलएसजी, देन आई थिंक मोर और लेस इट मीन्स कि वो रुकने ही वाला है। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि वो अब ऑक्शन में उसे जाने देंगे। अच्छा और क्या है फिर उसका नाम बोलते हैं? एंड देन संजीव गोयनका से रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया, पॉसिबिलिटी ऑफ हिम कमिंग इनटू ऑक्शन, तो उसने ये बोला कि भाई पहली बात तो मुंबई उसे जाने देगी तो ही वो ऑक्शन में अवेलेबल होगा। एंड सेकेंडली वही पॉइंट बोला जो हम लोग काफी पॉडकास्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो आता है तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि वो 30, 35, 40 करोड़ में बिक सकता है। एंड देन इट मीन्स कि मोर और लेस आप 50% आपका जो अमाउंट होता है वो आप एक प्लेयर पे खर्च कर दोगे इन अ मेगा ऑक्शन, जहां पे आपको अपनी टीम रीबिल्ड करनी है और बहुत सारे प्लेयर्स लाने हैं। तो उसने यही बोला कि रोहित शर्मा आएगा तो 50 करोड़ तक जाएगा, एंड अगर आप अपना आधा ऑक्शन जितना भी अमाउंट है वो पूरा बजट उस पर स्पेंड कर दोगे
तो बाकी जितनी पोजीशंस है फिल करने के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड आई थिंक टोटली सेंस बनाता है इस चीज़ का. बिल्कुल सही बात है. सो संजीव गोयनका की तरफ से थोड़ा सा रिफ्रेन स्टेटमेंट आई है आई वुड से रोहित शर्मा को लेके. बट एज यू सेड जॉन्टी रोड्स ने उसके बाद ही ये चीज़ स्टेटमेंट दी है कि अगर रोहित शर्मा एंटर करता है तो एलएसजी बहुत ईगर होगी वेलकम करने के लिए उनको. सो थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है उनके कैंप के अंदर की तरफ से. पर जॉन्टी रोड्स की स्टेटमेंट कुछ मैटर नहीं करती अगर ओनर ने संजीव गोयनका ने कह दिया. दैट इज व्हाई आई थिंक कि एंड केएल राहुल को रोकना वो इन इटसेल्फ डिसीजन यही आई वुड से पॉइंट इसी तरफ करता है कि वो लोग एक नया कैप्टन लेके नहीं आएंगे. कैप्टन लेके नहीं आएंगे तो आई फाइंड इट अगेन वेरी हार्ड टू बिलीव कि रोहित शर्मा एज अ प्लेयर किसी और फ्रेंचाइज में जाके खेलेगा. यार बिल्कुल सही बात है. मेरा इसमें ये कहना है, पहली बात तो अगर आप केएल राहुल को रोक रहे हो ओवर रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये गलती तो नहीं है. सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं. भाई ऑब्वियसली गलती है. नहीं देखो, एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि केएल राहुल एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, प्लस वो विकेट कीपर भी है. रोहित शर्मा अपार्ट फ्रॉम कैप्टनसी, जो कि वो वैसे भी क्या 2 साल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, फिर वो रिटायर हो जाएगा मोस्ट लाइकली. तो वो सिर्फ 2-3 साल के कैप्टनसी में ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ही अच्छा बैटर है आईपीएल का. टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 5-6 सालों में उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है. तो आप ला रहे हो तो उसको सिर्फ कैप्टनसी के बेसिस पे ला रहे हो, विकेट कीपिंग वो करता नहीं है. तो परहैप्स केएल राहुल ब्रिंग्स मोर टू द टेबल, प्लस वो ऑलरेडी सेटल्ड है टीम के अंदर, ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है उसके साथ. क्या पता, मतलब मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता शायद संजीव गोयनका को ऐसा लग रहा हो. गलती क्यों हो सकती है वो ये है कि जो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि यार रोहित शर्मा को लाने का पॉइंट यही है कि आप अभी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग वानिंग सब ठीक है, अभी आपको सबसे पहले एक ट्रॉफी की ज़रूरत है. एंड अगर आपको रोहित शर्मा 2-3 साल के लिए भी मिल रहा है एंड इफ़ यू गेट अ शॉट एट विनिंग द ट्रॉफी, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. तो भले वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी है, आप एक एक्सेप्शन की तरह रख सकते हो. अभी आपको ब्रांडिंग और ट्रॉफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आपकी ब्रांड की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम में. उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं लोग. आई थिंक ब्रांडिंग में तो ऑब्वियसली टॉप नॉच है. एज अ बैट्समैन ऑब्वियसली आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है बहुत टाइम से, बट रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का बेस्ट बैट्समैन वो था, बेस्ट कैप्टन वो था. तो अगर रोहित शर्मा को लाना था तो आई वुड स्टिल स्टिक टू माई अर्लियर ओपिनियन कि पूरा सेंस बनाता लाने का. एज फॉर केएल राहुल, मतलब विकेट कीपिंग उनके पास क्विंटन डे कॉक भी है, वो भी कीपिंग कर सकता है. क्या वो ही रुकेगा? वो भी तो बात पक्का नहीं. हाँ मतलब अब तो केएल राहुल को ही लग रहा है, बट इन जनरल उसके पास वो ऑप्शन है विकेट कीपिंग का. सेकेंडली केएल राहुल की खुद की बैटिंग इन T20 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा डाइसी हो चुकी है इस टाइम पे. लास्ट सीजन तो देख के लग रहा था कि मतलब प्रॉपर ओडीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो. इनफैक्ट उससे पिछले वाले सीजन में भी यही लग रहा था देख के, या फिर वो खेला नहीं था शायद, वो इंजरी हो गई थी. हाँ राइट. सो उससे पहले जितना खेल रहा था उसमें ही लग रहा था. सो एज अ बैट्समैन भी क्या बहुत बड़ा एसेट है केएल राहुल? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ, अनफॉर्चुनेटली है. एज अ कैप्टन आप कह सकते हो कि है, बट देन लास्ट सीजन वो लोग मिस आउट करे. एंड भाई जब तक गौतम गंभीर था तो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गौतम गंभीर को जा रहा था. क्लियरली वो चीज़ मिसिंग देखने को मिली. अब जहीर खान आ गया, लेट्स सी क्या होता है. तो आई थिंक ईदर वे अगर वो लोग रोहित शर्मा के साथ जाते और केएल राहुल को जाने देते तो वो नेट इफेक्ट जो होता वो पॉजिटिव ही होता इन माई ओपिनियन. सो अगर वो नहीं जा रहे तो मेरे हिसाब से ये मिस्टेक तो कर रहे हैं. अब कुछ एकदम उल्टी चीज़ हो जाए आगे जाके कि केएल राहुल अपने वापस प्राइम फॉर्म में आ जाए जहाँ पे वो पीट रहा है सबको, तो एकदम डिफरेंट हो जाएगा और मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा. बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक कि भाई थोड़ा तो मतलब मुझे अच्छा ऐसा सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या लगती है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसको वीआर फैमिली तो बोल दिया, परहैप्स उसको रिटेन कर लेंगे तो उसको कैप्टन नहीं रखेंगे, विच मीन्स कि रोहित शर्मा तो आ ही रहा है एंड केएल राहुल भी रुक रहा है. क्या ये भी हो सकता है? देन एज अ बैट्समैन आप क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि एक इंडियन सुपरस्टार है, ब्रांडिंग में तो ऐड करता है केएल राहुल, ही इज स्टिल वन ऑफ द टॉप नेम्स इन आवर कंट्री, एंड विकेट कीपर भी है, तो एक इंडियन सोल्यूशन आप ऑलवेज प्रेफर करोगे. परहैप्स अगर 1-2 साल के लिए रोहित शर्मा कैप्टन रहता भी है तो उसके अंडर केएल राहुल कुछ सीख जाए. ऑल्दो वो एक्सक्यूज आप दे नहीं सकते बिकॉज दोनों इंडियन टीम में भी खेलते हैं. प्लस वो भाई 30-20 साल का हो चुका है भाई, अब क्या. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा का आने के लिए केएल राहुल का निकलना ज़रूरी नहीं है. मुझे लगता है दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, शायद यही स्ट्रैटेजी होगी इनकी. आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती ये भी है फिर इनकी तरफ से, अगर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं एंड केएल राहुल को एज अ बैट्समैन रखा जाता है, रिटेन करा जाता है, विकेट कीपर बैट्समैन इन टुडेज मॉडर्न T20 गेम, जहाँ पर आपको
सारे हिटर सही हैं पूरी टीम के अंदर, 11 हिटर स्पेशली अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल रुकने वाला है तो। हाँ, तो आई थिंक आप फिर वही गलती करोगे जो कि बाकी होली ट्रिनिटी जो टीम करती हैं हर बार, कि आपके पास आपने रख तो लिए टुक टुक करने वाले, बट फिर एंड में आपका स्कोर क्या बना? 10 ओवर में अगर आप 100 for 0 हो तो फिर इट डज नॉट मेक एनी सेंस आगे जाके 100 for 0 या 90-80 for 0। तो ये तो मुझे लगता है और बड़ी गलती है अगर ये लोग केएल राहुल को सिर्फ एज अ बैट्समैन सोच के रिटेन कर रहे हैं। अगर आपको रोहित शर्मा लाना ही है तो फिर ब्रांडिंग तो आप वो अकेले कवर अप कर लेगा भाई। यार मुझे लगता है कि मतलब फॉर श्योर हर टीम एटलीस्ट एक तो ऐसा बैकअप चाहेगी जो कि एंकर कर सके। अब चाहे वो स्टार्ट करे ना करे वो अलग बात है, वो केएल राहुल इसलिए वो स्टार्ट कर जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब उस चक्कर में तो फिर विराट कोहली भी ना हो टीम के अंदर। आई थिंक एंकर कर सके, बट एट द सेम टाइम उसके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मार पाए, एक्सप्लोड कर पाए। लास्ट टाइम विराट कोहली का क्रिटिसिज्म यही तो था कि वो कर नहीं रहा था एक्सप्लोड। पर भाई देखो वही केएल राहुल हैज बीन एबनॉर्मली बैड, हाँ तब जाके वो ऐसा खेल रहा है। वरना मुझे लिटरली याद है वो टाइम आज से 4-5 साल पहले का, जब लोग बोलते थे कि केएल राहुल वो बंदा है जो कि T20 को T20 की तरह खेलता है। हाँ, उस लेवल का एक्सप्लोसिविटी थी। ऑरेंज ऑरेंज की आप भी जीता हुआ है ना वो तो। हाँ भाई, मतलब वो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी था एक टाइम पे, तो वो पोटेंशियल उसमें है हमेशा से, एंड वही नैरेटिव उसके करियर के साथ रहा भी है कि आप में पोटेंशियल इतना आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। पर आई थिंक अगर तुम वो कह रहे हो कि उसमें वो एक्सप्लोसिविटी होनी चाहिए अगर आप एंकर हो तो वो तो है केएल राहुल में। अब वो उसको उस एक्सप्लोसिविटी को एक्सपोज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा वो अलग बात है, पर उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो एक्सप्लोर करना चाहे, और अगर वो अपने दिन पे हो तो डेफिनेटली वो फास्टर रेट पे खेल सकता है। परहैप्स रोहित शर्मा जैसा बंदा होगा साथ में, ओपनिंग वो दोनों ओपनिंग ही कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली, तो रोहित शर्मा तो वैसे भी वही खेलने वाला है जैसे वो खेलते आ रहा है पिछले 2-3 साल से, उसमें शायद केएल राहुल के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहे। वुड ही हैव द सेम मोटिवेशन दो, क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली वो इंडियन T20 सीन से बाहर हो चुका है इस टाइम पर टीम में, और स्पेशली अगर एज एन ओपनर खेल रहा है फिर तो एकदम ही बाहर है। तब तो और मोटिवेशन है ना कमबैक करने का, T20 टीम में वापस आए। भाई 30-31 की एज में कोई गिव अप करने वाली एज थोड़ी है। अभी तो आपके पास 4-5-6 साल आराम से हैं जिसमें आप फाइट मार सकते हो। अगर स्काई जैसा बंदा कह सकता है कि मुझे टेस्ट मैचेस के लिए फाइट मारनी है और वो 2-3 साल बड़ा केएल राहुल से, तो केएल राहुल T20 के लिए क्यों नहीं फाइट मार सकता? फेयर। और कौन सा भी विकेट कीपर है वैसे भी है जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। हाँ राइट, तो चांस तो है। मैं रियलिस्टिकली आएगा नहीं टीम में मुझे पता है, बट वो तो ऑप्टिमिस्ट रहना चाहेगा ना अपने करियर को लेके, तो मुझे लगता है मोटिवेशन की तो कोई कमी नहीं है। हाँ ये बात है अगर आप उसको कप्तानी से हटा दोगे और फिर भी टीम के अंदर रख रहे हो तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि मतलब आपको बेसिकली उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है। उसको थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने का एक तरीका यही है कि आप बोलो भाई ला भी हम इंडियन टीम के कैप्टन को रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बट वो आई थिंक थोड़ा बहुत हर्ट तो करेगा ही करेगा। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। तो अगर ये 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपको केएल राहुल को एज अ बैट्समैन रखना है और रोहित शर्मा को भी लाना है, या फिर केएल राहुल को एज अ कैप्टन रखना है और रोहित शर्मा को नहीं लाना, तुम कौन सा चूज कर रहे हो? ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन भाई। रोहित शर्मा किसी भी कैपेसिटी में आज एलएसजी का भला ही होने वाला है, तो केएल राहुल कैप्टन रहे और रोहित शर्मा ना आए, ये तो सेंस ही नहीं बनता। 2 जो तुमने ऑप्शन बोले वो गलत बोले। 2 ऑप्शन ये होने चाहिए कि रोहित शर्मा आ रहा है एज अ कैप्टन एंड केएल राहुल टीम में रुक रहा है एज अ बैटर, या फिर रोहित शर्मा आ रहा है एज अ कैप्टन एंड केएल राहुल जा रहा है टीम से। तो ये इसमें से कौन सा चूज करोगे? आई थिंक आई विल स्टिल चूज द फर्स्ट ऑप्शन भाई। आई थिंक सेकंड इजीली। क्या गारंटी है कि तुम्हें ऑक्शन में केएल राहुल का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा? यार केएल राहुल का रिप्लेसमेंट मतलब क्या एग्जैक्टली क्या है? क्या ज्यादा पावर हिटर मिल जाएगा? क्या तुम केएल राहुल को टॉप कर सकते हो विद एन इंडियन विकेट कीपर जो कि और ज्यादा एक्सप्लोसिव है? ऋषभ पंत तो नहीं आने वाला टीम के अंदर, संजू सैमसन नहीं आने वाला टीम के अंदर। डज नॉट नेसेसरली मीन कि विकेट कीपर ही हो, क्योंकि आपके पास हो सकते हैं और भी विकेट कीपिंग ऑप्शंस हो ऑलरेडी टीम के अंदर। अब देखो वही बात है, अब और विकेट कीपिंग ऑप्शंस जो होंगे फिर क्या तुम उन्हें जस्ट एज अ विकेट कीपर खिलाने वाले हो? अगर उनकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो क्या उन विकेट कीपर्स में केएल राहुल जैसा बैटिंग टैलेंट है? राइट नाउ इफ यू अगर तुम ये देखो ना, ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अभी एक सिंपल सोल्यूशन है तुम्हारे सामने। अगर ओपनिंग करनी है तो केएल राहुल और रोहित शर्मा से कराएंगे या फिर क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा से? मुझे तो लग नहीं रहा क्विंटन डिकॉक रुकने वाला है। पहली बात तो बहुत ज्यादा चांस है कि क्विंटन डिकॉक रुकेगा नहीं। भाई केएल राहुल के लिए भी तो ये लग रहा था, पर केएल राहुल इंडियन है और उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। अगर वो केएल राहुल को बेचते हैं तो आई थिंक इतना दिमाग तो उनके अंदर होगा कि वो क्विंटन डिकॉक को रोक लें। नहीं भाई, कोई सेंस नहीं बनता क्विंटन डिकॉक को केएल राहुल के ऊपर रोकने का। कोई सेंस नहीं बनता। क्विंटन डिकॉक ने क्या उखाड़ा है पिछले 2-3 साल में? अभी इस टाइम पे ज्यादा वो चांसेस किसके हैं कि वो कौन ज्यादा हिट करेगा, केएल राहुल या क्विंटन डिकॉक? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम देखो क्विंटन डिकॉक ने भी कुछ खास करा नहीं है। साउथ अफ्रीका से अच्छा खेला था वर्ल्ड कप में, मानता हूँ बिल्कुल,
बट आईपीएल में ही हैज नॉट बीन दैट गुड. लास्ट सीजन ही तुम देख लो. अगर केएल राहुल का तो चलो मैं मानता हूँ कि और ही वो था, मतलब वो बंदा ट्राई करने के बाद भी 20 बॉल पे 15 रन मार रहा था. बट क्विंटन डिकॉक ने बीच में प्रॉमिस दिखाया था सीजन के, जब उसने पंजाब के अगेंस्ट भी आई थिंक 80-90 कुछ रन मारे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन. प्लस एज भी ज़्यादा है. सेकेंडली फॉरेन कोटा आता है आई थिंक, प्लस ब्रांड वैल्यू कम है. इट ऑलवेज मेक सेंस टू हैव केएल राहुल इन द टीम कमर्शियली एंड ऑन फील्ड ऑल्सो. मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ. आई थिंक आई वुड स्टिल से मैं क्विंटन डिकॉक को ही चूज करूंगा, एंड वो इसलिए करूंगा क्योंकि क्विंटन डिकॉक एटलीस्ट T20 सीन में रहा है. साउथ अफ्रीका में आई डोंट थिंक उसे रिटायरमेंट लिया साउथ अफ्रीका से, ओडीआई से ले लिया था, T20 से नहीं लिया. तो एटलीस्ट वो अपनी टीम कंट्री की तरफ से भी T20s खेलने वाला है. केएल राहुल 99.9% यही है कि वो इंडिया से T20s नहीं खेलेगा. सिर्फ वो 2 महीने मिलेंगे उसको पूरे साल के अंदर, जहां पे उसे अपनी पूरी एक्सप्लोजिविटी दिखानी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे प्लेयर के लिए. अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि बेसिकली वो क्योंकि T20 सीन में नहीं है तो वो टच में नहीं रहेगा एक्सप्लोजिविटी. हाँ, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट. हाँ, ये भी फेयर आर्ग्यूमेंट है वैसे. पर वंस अगेन आई थिंक कमर्शियली एंड ऑन फील्ड रीजंस के वजह से इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. क्योंकि अब एक कैप्टन को सीधा तो निकालना बहुत ज्यादा वो है यार. आई जेन्युइनली होप भाई कमबैक देखने को मिलता है केएल राहुल. हाँ, मतलब वो तो है ही, वो तो सभी चाहते हैं, हम भी चाहते ही हैं. पर मैं कह रहा हूँ कमबैक ना भी हो पाए, मैं कहता हूँ फिर भी सेंस बनता है. अभी देखो कि एलएसजी के पास कोई एक तगड़ा ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं. हाँ, कोई बहुत बड़ा फेस वैल्यू है नहीं. जो सबसे बड़ी फेस वैल्यू है वो केएल राहुल ही है. अब तुम उसी को निकाल दोगे. नहीं, बट ला भी तो फिर रोहित शर्मा रहे हैं. ब्रांडिंग का तो फिर अकेले सिंगल हैंडेडली ले जाएगा ना. सही बात है. बट उससे इवन बेटर इसकी दोनों टीम में हो ना. हाँ, फेयर. और ऐसा भी नहीं कि केएल राहुल को तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ऑन पेपर, मुझे पीछे का नहीं पता, कि अगर वो फर्स्ट रिटेंशन स्लैब में अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, तो उतने करोड़ तो जा ही रहे हैं बजट में से. वो तो अब वो केएल राहुल के नाम पे जाए किसी और के नाम पे जाए, उतने पैसे तो कटने ही वाले. तो ऐसे में आप जो बेटर ब्रांडिंग है, जो ज़्यादा रिटर्न ऑफ मनी लेके आ रहे हो, उसी को रखना चाहोगे मेरे हिसाब से. तो मतलब द फैक्ट दैट बीसीसीआई जो है अनकैट प्लेयर रूल को लेके आ रही है या इम्पैक्ट प्लेयर रूल को रख रही है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं. हमने पहले भी डिस्कस करा, इट इज़ वेरी क्लियर कि बिजनेस एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ मामलों में बिजनेस एंगल जो है वो एक्चुअल क्रिकेटिंग मैटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्यों हम ऐसा क्यों सोचे कि संजीव गोयनका भी ऐसे नहीं सोच रहा होगा. फेयर आई थिंक फर्क तो पड़ेगा ही. फर्क हम चाहे ना चाहे, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है. केएल राहुल को मतलब यू हैव टू गिव इट टू हिम कि उसकी ब्रांड वैल्यू है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे लोगों को अगर हटा दिया जाए, परहैप्स इवन बुमराह तुम कह सकते हो, बट बुमराह बॉलर है. अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स की इतनी मार्केट वैल्यू मिलती नहीं है. तो केएल राहुल हैज बीन दैट गाय. तो आई थिंक अगर दोनों टीम में रहेंगे, मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए अच्छा भी अगर रोहित शर्मा आता है एंड वो दोनों साथ में खेलते हैं, थोड़ा प्रेशर भी चला जाएगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी. फ्री होके खेल सकता है. प्लस रोहित शर्मा जितने अच्छी तरीके से बैक करेगा और कौन करेगा भाई. रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर जैसे बंदे को वर्ल्ड कप में बैक कर दिया, तो केएल राहुल तो बहुत बड़ी चीज़ है. तो आई थिंक कि सबसे एप्ट सोल्यूशन यही है कि रोहित शर्मा आए तो बैंक तोड़ा जाए उसके ऊपर एंड उसको लेके आओ आप. रिटेंशंस में केएल राहुल को आप रोक लो. 2-3 भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बिश्नोई जैसे प्लेयर्स हैं जो कि आप रोकना चाहोगे. परहैप्स एक यंगस्टर जो कि आपके फास्ट बॉलर्स में से कोई आप रोकना चाहते हो, तो स्टॉइनस को आप रोक सकते हो भाई. स्टॉइनस ने बहुत अच्छा काम करके दिया था. निकोलस पूरन को आप रोक सकते हो भाई. तो रिटेंशंस के तो बहुत ऑप्शंस हैं. आप चाहो तो अगर 5-6 रिटेंशंस मिल रही हैं, 2-3 आरटीएम मिल रहे हैं, तो आप क्विंटन डिकॉक को वैसे भी रिटेन कर लोगे अलॉन्ग साइड केएल राहुल. इतने कोई इशू होने नहीं वाला. तो आई थिंक दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, केएल राहुल एंड रोहित शर्मा. मेरे लिए तो बेस्ट सोल्यूशन यही है. अगर ये होता है तो सबसे अच्छा हो जाएगा एलएसजी के लिए. आई थिंक हो जाएगा. बट मैं वही कहूँगा, संजीव गोयनका का जो पॉइंट था पूरा रोहित शर्मा को लेके, वो भी एकदम एप्ट है भाई. मतलब बहुत डिफिकल्ट है अगर आप अपना आधा पैसा एक ही प्लेयर पे खर्च कर रहे हो. क्या तुम्हें सही में लगता है रोहित शर्मा उतना में बिकेगा, उतना ज्यादा? हाँ भाई, आई थिंक रिकॉर्ड तो तोड़ रहा है वो. अगर वो अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं डर भी है कि भाई क्योंकि उसकी एज का सीन है कि उसे 2 साल या 3 साल दे सकता है ज्यादा से ज्यादा किसी भी टीम को. शायद उसके चक्कर में वो कम में तो नहीं बिकेगा कहीं. मुझे लगता है वही है ना. प्लस काफी लोगों को कैप्टन की जरूरत है नहीं, और वो जहां भी जाएगा एज अ कैप्टन ही खेलेगा, तो शायद कई लोग बिड ही ना करें. थर्ड हाईएस्ट आई वुड से ब्रांड वैल्यू रोहित शर्मा की है. प्लस करंट फॉर्म में तो मतलब हर कोई चाहेगा T20 वर्ल्ड कप देखे कि वो टीम में ले लें उसको. एज अ कैप्टन वो पूरी आईपीएल का बेस्ट कैप्टन है. नो ऑफेंस टू धोनी फैंस, बट मतलब आई थिंक कि भाई वो रिकॉर्ड तोड़ देगा. बेटर कैप्टन रोहित शर्मा है. नहीं, मैं अभी करंट सीन में कह रहा हूँ क्योंकि वो इंडियन टीम को भी कैप्टन कर रहा है. प्लस धोनी अभी कैप्टन नहीं है. तो
तो हाँ भाई, धोनी कैप्टन का है तो मैं यही कहूँगा कि बहुत डिफिकल्ट है भाई। मतलब हम लोग केएल राहुल के लिए कह रहे हैं कि वो विकेट कीपर है, बैट्समैन भी है, ऑल दो उसकी एज कम है। यहाँ पे वो 3 चीज़ें लेके आ रहा है रोहित शर्मा अपने साथ, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी पे, चाहे वो सिर्फ 2 ही साल दे। मतलब भाई आरसीबी तो जाएगी फिर। अगर क्या कोई चीज़ है? ब्रांड वैल्यू, कैप्टेंसी और अपनी बैटिंग। हाँ मतलब बैटिंग में मतलब वो होप एटलीस्ट वो है तो हाँ। तो मतलब भाई कोई ना कोई टीम तो ऐसी होगी जो जाएगी। आरसीबी, पंजाब, कौन होने वाली है मैं नहीं जानता, बट बहुत डिफिकल्ट है भाई ये सोचना कि कोई टीम ऑल आउट नहीं जाएगी। कोई ना कोई टीम तो जाएगी ही जाएगी। नहीं, बट अगर कोई एक ही टीम जा रही हो बाकी नहीं जा रही तो ज्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं होगी ना, फिर ज्यादा मार्केट में जाएगी ना भाई। दूसरे लोगों को खराब भी तो करना है, दूसरों का ऑप्शन। हाँ ये भी हो सकता है। प्राइस तो लोग अब करेंगे ही करें। आई थिंक स्टार्क का रिकॉर्ड तो टूट रहा है। नहीं मैं तो चाहता हूँ टूटे। नहीं, मैं मतलब टूट भी रहा है, मुझे I think बस थोड़ा टूट रहा डर है कि शायद वो एज वाला फैक्टर के चक्कर में, और क्योंकि बाकी लोगों को कैप्टन की जरूरत नहीं है, उस प्रोफाइल की डिमांड थोड़ी कम है अभी, उस चक्कर में शायद उसके पीछे लोग इतना ना आ जाए। बट आई वुड लव फॉर इट कि अगर वो कोई नया रिकॉर्ड तोड़ने का मिलता है, कोई इंडियन तोड़ता है तो। राइट। बट ठीक है भाई, अब यहाँ से हमने आईपीएल की बातें कर ली। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही टची टॉपिक पे मेरे लिए, बीइंग अ सचिन तेंदुलकर फैन। क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ सकता है? भाई ये चीज़ मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी 2013 में जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, कि ये डिस्कशन करना भी पड़ेगा विद इन 10-11 ईयर्स। ये द फैक्ट कि और वो डिस्कशन आएगा जो रूट से। विराट कोहली से आता मैं समझ सकता था, जो रूट से कैसे आ रहा है भाई? नेचुरली भाई आई थिंक एक वो रिकॉर्ड इतना ज्यादा अब नॉर्मल है। आई थिंक 51 टेस्ट सेंचुरीज है ना सचिन तेंदुलकर। वो तो नहीं टूट रहा, अभी उसकी भी बात कर लेंगे। हाँ, तो आई थिंक इन जनरल वो रिकॉर्ड प्लस उसके नंबर्स इतने ज्यादा ऊपर है कि वो देख के थोड़ा लगता है कि अनइमेजिनल है भाई कि टूट जाएगा। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कोई कुछ भी कह रहे, जो जिसका फैन है उसके हिसाब से, कि रूट कंसिडरेबली पास आ चुका है उस रिकॉर्ड के। सो हाँ, व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स भाई? हाँ मैंने पूरा स्टैटिस्टिकली ब्रेक डाउन करा हुआ है इसको कि क्या ये पॉसिबल है एक्चुअली में कि नहीं है। जो रूट अभी दिसंबर में 34 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 33 का नहीं है, वो 34 का होने वाला है। हाँ। क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 4 साल और खेलेगा? गिवन द फैक्ट कि T20s और ODI की टीम में जो रूट का होना जरूरी नहीं है आगे जाते हुए। एंड इंग्लैंड का वैसे भी बहुत वो लोग मतलब पुशी हैं इस बात को लेके कि 3 फॉर्मेट की आइडियली 3 अलग टीम होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि जो रूट अपने आप को टेस्ट मैचेस तक रिस्ट्रिक्ट कर ले सिर्फ, और बोले कि भाई मुझे लिमिटेड ओवर्स नहीं खेलने, वहाँ पे जरूरत भी नहीं है मेरी इतनी, एंड फिर वो फोकस सिर्फ टेस्ट मैचेस पे करके अपना करियर प्रोलॉन्ग करे। प्लस इंग्लैंड जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलती है और काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस घर पे खेलती है। काफ़ी लोग जो रूट को होम बुली भी कहते हैं, होम ट्रैक बुली, उसको भी उसमें कुछ मेरिट है बाय द वे। ओके, मतलब ऑफ कोर्स अब किसी प्लेयर को ऐसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, बट वो लोग क्यों बोल रहे हैं उसका मैं लॉजिक समझाऊंगा अभी। तो मतलब जो रूट के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होने वाली है अगले 4 साल में कि वो रिकॉर्ड तोड़ दे। दी ओनली वे जो रूट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ता है वो है अगर वो खुद उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ना कर पाए। जो रूट के पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि मेरे को उतने नंबर ऑफ मैचेस ही खेलने को नहीं मिले कि मैं सचिन के पास आ पाऊँ। मेरा पहला पॉइंट ये है। अब इसको प्रूव करते हैं आगे। सबसे पहली बात तो जो रूट की अभी 3400 हो चुकी हैं। द ऑफिशियल ऑल टाइम टॉप 100 मेकर फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। एलिस्टर कुक को सरपास कर लिया है। आई थिंक कुछ बहुत मतलब 70-100 रन ही कुछ रह गए वैसे भी ऑल टाइम टॉप स्कोर लिस्ट में इंग्लैंड को एलिस्टर कुक को सरपास करने में। तो वो भी बहुत जल्दी होने वाला है, एक टेस्ट मैच के अंदर हो जाएगा। तो मतलब हम लोग काइंड ऑफ मान सकते हैं कि अभी वो ऑलरेडी इंग्लैंड का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन चुका है टेस्ट मैचेस में और टॉप सेंचुरी मेकर बन चुका है। 12,377 रन हैं अभी उसके एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 50.93 का एवरेज है, 50 से ऊपर का एवरेज उसका हो गया है। सचिन तेंदुलकर के 15,921 रन थे। ओके, तो 3,544 ये रन्स का गैप रह गया है जो रूट और सचिन तेंदुलकर के बीच में। 3,500 का रन का गैप रह गया है। 3,500 रन क्या 4 साल में नहीं बन सकते भाई? बन सकते हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस खेलता है तो फिर तो और चांसेस है। पते की बात ये, उसने अभी 145 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 55 टेस्ट मैचेस कम खेले उसने सचिन से अभी। ओके, तो अगर उसको 55 टेस्ट मैचेस और खेलने को मिलते हैं
जो कि अब अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखो, ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो इंग्लैंड मोर और लेस, मतलब वो लॉकडाउन वाला सिचुएशन हटा दो जब पूरा क्रिकेट ही बंद हो गया था, 12 टेस्ट मैचेस के आसपास एवरेज कर रही है हर साल। ओके 10 से 12 टेस्ट मैचेस तो हो ही जाता है एवरेज, विच मीन WTC के बाद से तो वैसे भी ज्यादा मैचेस होंगे, विच मीन्स कि अगर आप 12 टेस्ट मैचेस भी ले लो तो 4 साल में 48 टेस्ट मैचेस तो आराम से हो रहे हैं। 48 टेस्ट मैचेस में अगर आप हर टेस्ट मैच में 2 इनिंग का पॉसिबिलिटी लेके चलो, 96 इनिंग्स उसको और मिलने वाली है खेलने के लिए। ऑफ कोर्स हर मैच में दो बार बैटिंग नहीं आएगी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन से बताऊं, अगर वो सचिन जितने मैचेस खेलता है, 200 टेस्ट मैचेस खेल लेता है वो, मतलब कि उसको 55 टेस्ट मैचेस अभी और मिलने वाले हैं, जिसके चलते उसको 110 इनिंग्स खेलने को मिलेंगी। हर टेस्ट मैच में 2 बार बैटिंग आती है, तो उसके हिसाब से उसको सिर्फ और सिर्फ 64.4 रन और मारने हैं हर मैच के अंदर, विच मीन्स उसको हर इनिंग में सिर्फ 32 रन मारने हैं। ओ भाई, अगर उसको हर मैच में 2 बार बैटिंग करने को मिले और वो 55 टेस्ट मैचेस खेले तो सिर्फ 32 रन उसको मारने हैं हर इनिंग में, अगर उसको सचिन को सरपास करना है तो बहुत आराम से हो सकता है, बहुत ज्यादा। बट अब इसमें कैच पता है क्या है, सचिन तेंदुलकर के जब 145 टेस्ट मैचेस हुए थे तो उसकी एवरेज जो है वो एक्चुअली में काफी बेटर थी जो रूट से। उसके रन कुछ थोड़े मतलब 900,000 कुछ रन कम थे। वो क्यों थे? क्योंकि उसने नंबर ऑफ इनिंग्स सिग्निफिकेंटली कम खेली थी। ओके तो जो रूट का फायदा भी ये हो रखा है कि उसने 145 टेस्ट मैचेस में ही सचिन से बहुत ज्यादा इनिंग्स खेल रखी हैं, इसलिए अभी वो इतना पास ऑलरेडी आ चुका है। सचिन तेंदुलकर ने 145 टेस्ट मैचेस के बाद इतनी इनिंग नहीं खेली थी। उसकी एवरेज जो है वो 56 के आसपास थी, ऑलमोस्ट 55.9 कुछ थी। जो रूट की 50.9 कुछ की है, तो बहुत बड़ा गैप है सचिन और जो रूट के बीच में। तो सचिन टेक्निकली इन द सेम नंबर ऑफ इनिंग्स जो रूट से, जो कि हम कह रहे थे तगड़ा खेल रहा है, तब भी बेटर ही था वो। एंड यहाँ पे एक मैं कैच बताता हूँ आपको, जो रूट की अभी से ही सिर्फ 64 इनिंग्स कम है सचिन तेंदुलकर से। सचिन ने अपने पूरे करियर में 329 इनिंग्स खेली हैं 200 टेस्ट मैचेस के अंदर। जो रूट ने 145 टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी 265 इनिंग्स खेलनी है। तो अगर उसको 64 इनिंग्स और खेलनी है, मतलब वो 32 टेस्ट मैच भी और खेलेगा, तो उसकी ऑलरेडी सेम नंबर ऑफ इनिंग्स हो जाएंगी सचिन जैसी। राइट। तो उसको कम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस में ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, जिसके चलते उसके रन अभी ऑलरेडी इतने ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू सचिन। बाकी किसी प्लेयर के पास एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ सचिन के लिए कह रहा हूं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, अगर उसको सिर्फ 64 और इनिंग में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना हो कि भाई मतलब मैंने सचिन जितनी ही मैचेस और इनिंग्स खेली और उतने में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसको हर इनिंग में 55.4 रन मारने पड़ेंगे। भाई ये भी उतना भाई 55.4 रन मतलब आपको एवरेज आपकी 55.4 की है, उसकी करियर एवरेज अभी 50.93 की एवरेज है। तो उसको अपने पूरे करियर की एवरेज से बेटर करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, और अब वो और बुढ़ा ही होने वाला है। तो अब आप देखना शुरू करते हो कैसे ये शायद सुनने में आसान लग रहा है, बट एक्चुअली में इतना आसान होगा नहीं। द ओनली लूप होल हेयर इज कि जो रूट को एक्चुअली में 64 से कहीं ज्यादा इनिंग्स खेलने को मिलने वाली है, विच मीन्स उसको पर इनिंग जितने रन मारने पड़ेंगे वो कम हो जाएंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा हो रहा है, अगर आपको रिवाइंड करके देखना जरूर देख लेना, बट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर उसको सचिन तेंदुलकर जितनी इनिंग्स में ही सचिन जितने रन मारने हैं, 329 इनिंग्स में ही 15,921 रन मारने हैं, तो हर इनिंग में उसको 55 से ज्यादा रन मारने पड़ेंगे, विच इज मतलब बहुत ज्यादा होता है 55 से ज्यादा रन। हर इनिंग में 50 नहीं आने वाली। तो वो तो आई थिंक इम्पॉसिबल होने वाला है कि आप सचिन का रिकॉर्ड उतनी ही पेस के साथ तोड़ दो उतनी ही इनिंग के अंदर। अगर उसको सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसे सचिन से ज्यादा इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। क्या उसे ज्यादा इनिंग्स खेलने को मिलेंगी? हाँ मिलेंगी, अगर वो खुद खेलना चाहता है 38 की एज तक। तो अब यहाँ पे मैं एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। 1800 उसको और मारनी है अगर वो सचिन का सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, तो 52 सेंचुरीज मारने के लिए 18 और सेंचुरीज नहीं होने वाला। पिछले 4 साल में उसने 17 सेंचुरी मारी है, ये बात है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सुन के, क्योंकि 22 में कहाँ पे था वो, 17 सेंचुरीज पे था, 20 में, एंड 24 में आके 34 हो गए हैं, सबसे आगे हो गया। बट वही है कि आई थिंक 30 to 34 में और 34 to 38 में बहुत डिफरेंस होता है एज में। तो हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता कि एंड में आके वो सेंचुरी मारेगा सारी। राइट। तो बहुत मतलब भाई नेचुरल एज की बात है यहाँ पे। 34 से 38 में जाते हुए बंदा डिक्लाइन पे होता है अपने। यहाँ पे
बहुत अजीब टाइप का स्पाइक देखने को मिला हम उसके करियर में, जहाँ पे 17 सेंचुरी 4 साल में तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी रिकॉर्ड है, अब नॉर्मल डबल कर दिया आपने अपने पूरे करियर का राइट। सो आई थिंक सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड तो थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, वो नहीं टूट रहा। हाँ भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अभी जब लोग विराट कोहली की बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, तो मैं प्रूव करूंगा कैसे फैब 4 में जो 100 कन्वर्जन रेट है आपका, कि नंबर ऑफ मैचेस में आप कितने नंबर ऑफ मैचेस आपने कितनी सेंचुरी मारी है, वो एक्चुअली में जो रूट का सचिन तो छोड़ो, सचिन तो गॉड लेवल पे है, फैब 4 में भी सबसे घटिया रूट का ही है। ओके तो एक्चुअली में रूट का 100 कन्वर्जन रेट इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू हिज कंटेम्प्रेरीज, बट उसके रन्स बहुत हैं भाई, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, मतलब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, केन विलियमसन ने अब जाके 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, इसके 145 ऑलरेडी होंगे और साल के अंत तक 150 टेस्ट मैच हो जाएंगे। अभी भी 3-4 महीने में 4-5 टेस्ट मैच और खेलने वाला है वो, तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुका है केन विलियमसन से, राइट। तो इंग्लैंड को इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने को मिलते हैं कि इसके पास बहुत बड़ा चांस है एक्चुअली में कि ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दे। इनफैक्ट मैं एक और चीज यहाँ पे बोलूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो इसका रीसेंट फॉर्म रहा है ना, जो तुमने कहा कि पिछले 4 साल में 17 सेंचुरी मारी है, इसने 2021 से 21, 22, 23, 24 ये अभी 4 साल कंप्लीट हो ही नहीं है बाय द वे, ये ऑलरेडी 4,500 से ज्यादा रन मार चुका है और 17 सेंचुरी 4 साल में, और अगले 4 साल में इसको 3,500 रन ही मारने सिर्फ। तो आप 1000 रन कम मार सकते हो अगले 4 साल में, और फिर भी आप सचिन को पास कर जाओगे। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो क्या पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे लगता है इस पूरी इक्वेशन का क्रक्स यही है कि क्या जो रूट नंबर 1 अपना फॉर्म मेंटेन कर पाता है, नंबर 2 फॉर्म मेंटेन कर पा रहा है, लेकिन क्या उसमें वो जील है अंदर खेलने की, क्या इंटरेस्ट है खेलने का इतना लंबा, वो हम काफी फॉरेन प्लेयर्स में नहीं देखते। नहीं, मुझे भी ये लगा था, क्योंकि हम लोग 4 साल बोल तो दे रहे बड़े आराम से, बट क्या वो खुद खेलना चाहेगा, क्या उसके अंदर दिमाग में वो रिकॉर्ड है एक्चुअली में कि नहीं, मेरे को रिकॉर्ड तोड़ना है। डेफिनेटली होगा। यू थिंक वो मतलब 4 साल एक्सटेंड करने को नहीं, मतलब चलो दिमाग में एक चीज है बट कि मेरे को करना है ये, बट क्या वो अपना करियर इतना प्रोलॉन्ग करना चाहेगा उसके चक्कर में कि नहीं मैं रिकॉर्ड तोड़ दूं बस कुछ ना कुछ करके? अगर वो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलता है तो आई थिंक चांस है, पर मुझे फिर भी लगता है कि ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा शायद, रन्स वाला। हाँ, क्योंकि डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब ये जो हमने पिछले 4 साल देखे ना जो रूट से, ये एबनॉर्मल है। हाँ। और ये 8 साल तक चल जाए इतना कंसिस्टेंटली तो सचिन का भी नहीं चला कभी, विराट कोहली का नहीं चला कभी, तो जो रूट का चल जाएगा, मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस कभी तो हिट करेगा ही करेगा ना। जब विराट कोहली जैसे बंदे को 2020 और 21 में आके इतना गंदा लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने जब से विराट कोहली को फॉर्म में आते हुए देखा है ना, मतलब जो एक पहला हिंट था वो 2012 में था, जब उसने ऑस्ट्रेलिया में वो श्रीलंका के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारी थी ओडीआई की, तब से लेकिन फिर जो ट्रांसफॉर्मेशनल था ईयर था 2014 में, जब इंग्लैंड सीरीज के बाद से जो बीच के 5-6 साल थे ना, मेरे दिमाग में लिटरली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में थॉट आया था कि इसके ऊपर लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई होता ही नहीं है क्या इस बंदे के ऊपर, कि मतलब वो बंदा अगर 3 मैच की ओडीआई सीरीज है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो वो 3 सेंचुरी मार दी उसने। ये हाल था विराट कोहली का, और फिर जब लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करा तो इतना गंदा हिट करा है कि पिछले 4 साल में से 2 सेंचुरी है उसकी टेस्ट में। तो अगर विराट कोहली जैसा बंदा नहीं बच सकता, जो कि फॉर मी इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन, तो जो रूट क्या चीज है भाई। आई थिंक कि नेचर विल हिट बैक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए सचिन की ग्रेटनेस वो है कि वो, वही मैं स्टैट देख रहा था, एक सचिन के करियर का बेस्ट टेस्ट सीजन पता है कौन सा था? सोचो कौन से साल में आया था? आई हैव नो आइडिया। सोचो फिर भी 1989 से खेल रहा है वो, और 2011 तक खेला है, 2013 तक खेला सॉरी भाई, तो बहुत रैंडम हो जाएगा। क्या 2005? 2010। ओके, वो 2010 एकदम एंड में। ओ भाई साहब, उसका बेस्ट सीजन था टेस्ट का, वो 1500 रन मारे थे। ओके, तो उसका वो पीक देख रहे हो कब तक चला है उसका? 37-38 पे उसने अपना बेस्ट सीजन खेला था। 2009 में उसने ओडीआई में 100 मारी थी, पहला इंसान था क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो वो पीक रखना 35 के बाद है, वो सबके बस की बात नहीं होती है। नहीं, बट दिस इज अबाउट सेंचुरीज। नो, मैं कह रहा हूँ कि क्या रन्स वाला भी नहीं टूट पाएगा? सेंचुरीज तो वो अभी जैसा खेल रहा है वैसे खेल रहा है तो भी नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से। बात सिर्फ रन्स की ही हो रही है। नहीं तो रन्स में तो भाई 32 पर इनिंग्स मारने हैं तोड़ने के लिए। भाई इतने मैचेस नहीं खेलेगा मेरे ख्याल से वो, अगर वो प्लस हर बार नहीं होता भाई इतना आसान। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ 32 हर बार नहीं आएगा, हो सकता है कई बार 0 पे आउट हो जाए, बट कई बार सेंचुरीज भी आएंगी। हाँ, तो
मतलब अगर वो 32 रन पर इनिंग का जो हमने मैथमेटिकल वो निकाला है वो तब है जब वो ज्यादा इनिंग्स खेलेगा, 55 टेस्ट मैचेस और खेले और हर मैच में 2 बार बैटिंग हाँ करे। हाँ, वो नहीं होने वाला। मतलब एटलीस्ट उसे इनिंग्स तो ज्यादा मिलने वाले हैं, ये तो कंफर्म्ड है। हाँ वो सचिन से ज्यादा मिलने वाले हैं, पर 110 इनिंग्स क्या मिलेंगे उसको अगले 4 साल में, वो नहीं होने वाला। अगर हर साल वो 12 टेस्ट मैच भी खेले तो 48 टेस्ट मैचेस ही हुए, उसमें अगर हर बार वो 2 बार बैटिंग करे तो 96 इनिंग्स ही हुई। तो 110 तो नहीं मिलने वाली, और हर मैच में 2 बार बैटिंग नहीं आएगी। कई बार लोग ऑल आउट जल्दी हो जाएंगे, कई बार फॉलो ऑन मिल जाएगा दूसरी टीम को, तो नहीं होगा वो। तो मैं कह रहा हूँ अगर 80 इनिंग भी और मिलती हैं, 80 इनिंग में भी क्या 3,500 नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, बट क्या उसका फॉर्म अभी मेंटेन रहेगा जैसा उसका पिछले 4 साल में रहा है? बहुत अनलाइकली है भाई। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आई जस्ट फील इट इज़ वेरी अनलाइकली। एंड एक तो मुझे लगता है कि वॉट इज़ क्रेडिबल अबाउट जो रूट इज़ कि ऑल्दो जब से बेसबॉल आया है तब से इंग्लैंड की जो पिचेस हैं खुद की घर की, वो काफ़ी फ्लैट ट्रैक होने मैं लगी ये हैं। पूछने वाला था कि क्या बेसबॉल का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर कि एकदम से इतना स्पाइक देखने पर को मुझे मिला लगता है उसका काउंटर ये भी तो है कि जो रूट स्ट्रगल भी तो कर रहा था बेसबॉल के चक्कर में। है। अभी इंडिया में जो सीरीज हुई थी तो देखा नहीं था कैसे आउट हो रहा था वो। हाँ, मुझे लगता है अब वो अपने नेचुरल गेम पे दोबारा आ गया है, सो नाउ ही इज फाइनली बेनिफिटिंग फ्रॉम द फ्लैट पिचेस इन इंग्लैंड। वरना उससे पहले वो आर ट्रेडर स्कूप खेलने के चक्कर में ना खुद रन बना रहा था और ज़बरदस्ती में ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो दिखाना चाह रही थी इंग्लैंड उसमें सेटल भी नहीं हो रहा था। तो अब वो अपना ओरिजिनल क्रिकेट खेल रहा है, प्लस पिचेस अच्छी मिल रही है उसको वहाँ पे, तो फ़ायदा उसको मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। विच इज़ वाई आई थिंक कि कंडीशंस और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो तो जो रूट को उतनी मिलने वाली हैं अगले 4 साल में कि वो तोड़ सकता है रिकॉर्ड। क्या उसका खुद का फॉर्म वैसा रहेगा? मुझे लगता है वो बहुत अनलाइकली है। आई थिंक अल्टीमेटली रिगार्डलेस अगर वो करता है नहीं करता तो भी बहुत ज्यादा क्लोज फिनिश करने वाला है। बिल आई थिंक सेकंड हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम तो आराम से बन सकता है। सेकंड किसके अभी? आई थिंक राहुल द्रविड़ या रिकी पॉन्टिंग या फिर पता नहीं किसी के ऐसे हैं, मैं श्योर नहीं, कमेंट में बता देंगे। मतलब रिगार्डलेस आई थिंक भाई वो 14,000 समथिंग पे तो आराम से फिनिश कर सकता है। तो एंड इसमें कुछ वो नहीं है भाई, मतलब जितना भी आई थिंक कहीं ऐसा ना लगे लिसनर्स को कि हम लोग जो रूट के अचीवमेंट को कुछ बिलिटिल कर रहे हैं कि इतनी इनिंग्स मिल गई हैं और 100 कन्वर्जन रेट उतना अच्छा नहीं है। जो भी जिस लेवल पे पहुंचा है पूरा डिजर्वेडली पहुंचा है, एंड भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जब फैब 4 की बात करेंगे, ही इज मेकिंग अ केस टू बी द बेस्ट ऑफ फैब 4 इन टेस्ट मैचेस। हम स्टीव स्मिथ की बात करते थे बट उससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि क्यों अगर वो सचिन का रिकॉर्ड सरपास कर भी जाए टेस्ट मैचेस में, ही विल स्टिल नॉट हैव इवन हाफ द लेगेसी ऑफ सचिन तेंदुलकर। रीजंस बताता हूँ। एक बहुत बड़ा जो मुझे एक शॉकिंग स्टैट लगा, भाई जो रूट ने आज तक ऑस्ट्रेलिया में 100 ही नहीं बनाई कभी। ये कैसे हो सकता है? जबकि एशेज इतना रेगुलरली लोग खेलते हैं। भाई एशेज भूल जाओ, तुम कोई भी कंट्री के बंदे हो, तुमने ऑस्ट्रेलिया में एक भी 100 ही नहीं बनाई आज तक। जो सेना कंट्रीज की बात करते हैं एशियन कंट्रीज के लिए, भाई तुम्हारे लिए तो सेना कंट्री इज नॉट अ सेना कंट्री ना, वो तुम्हारे ग्रुप में ही आता है। वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसमें तुमने 100 नहीं बनाई है। इट्स लाइक सेइंग कि सचिन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 नहीं बनाई वहाँ जाके। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डेंट है। सेकेंडली जो नंबर ऑफ 100s है वो कभी सरपास नहीं होंगी। उसकी अब जाके 50 सेंचुरीज हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सचिन की 100 हैं, अब वो जाके आधे पे आया है। थर्डली ही इज नॉट एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। सचिन को कोई भी बंदा, सचिन की ग्रेटनेस इसी बात में है, विराट कोहली उसको ओडीआई में सरपास कर जाए, जो रूट उसको टेस्ट में सरपास कर जाए, एक बंदा शायद ही कभी अब हमें देखने को मिलेगा जो कि अक्रॉस द फॉर्मेट सचिन इतना अच्छा हो। ओके, ये बहुत अनलाइकली ये होने वाला है। आप उसके फॉर्मेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड तोड़ते रहना, उस बंदे ने अकेले सारे फॉर्मेट को डोमिनेट करा था, वैसा बंदा कौन है भाई? ऑल फॉर्मेट प्लेयर आई वुड से विराट कोहली बेटर है। T20 सचिन ने खेला नहीं, T20 3 फॉर्मेट खेलने को मिले नहीं, विराट कोहली को तीनों खेलने पड़े, तीनों में उसने डोमिनेट करा। एटलीस्ट मतलब तीनों में डोमिनेट करा। टेस्ट में तो चलो थोड़ा पीछे हो गया है, थोड़ा, अरे जो भी है यार, मतलब एटलीस्ट उस फैब 4 का तो पार्ट है ही ना। तो उसने एटलीस्ट 2 फॉर्मेट तो अपने एकदम टॉप पे खेले ही खेले हैं। तो अगर तुम T20 और ओडीआई को डोमिनेट कर रहे हो और तुम टेस्ट और ओडीआई को डोमिनेट कर रहे हो, ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? नहीं, फिर वही तुम उस पे आ गए ना कि भाई नहीं हम प्योरेस्ट है और हमें टेस्ट में बहुत ज्यादा की बात ही नहीं है। तो क्या है सबसे टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम क्या है यार? ये बहुत वो है। ठीक है भाई, तुम विराट कोहली से पूछना क्या सबसे टफ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो प्योरेस्ट होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं उन सबके नाम में होना, हमें टेस्ट के प्योरेस्ट की बात नहीं है, तुम क्रिकेटर से पूछ लो कि सबसे टफेस्ट फॉर्मेट क्या है। एक क्रिकेटर बोल दे कि T20 ज्यादा टफ है,
ओके आई थिंक ओडीआई सबसे इजी फॉर्मेट है सारे लेजेंड्स के लिए। ये सब लोग बोलते आ रहे हैं, सचिन के लिए बोलते थे, विराट कोहली के लिए अब बोलते हैं। मुझे याद है कि जब सचिन रिटायर होता तब बोलते थे लोग कि परहैप्स ओडीआई फॉर्मेट वाज टू इजी फॉर हिम, एंड अब सेम बात लोग विराट कोहली के लिए बोलते हैं। T20 इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल सेट ऑल टुगेदर नाउ। उसमें विराट कोहली की लेगेसी जो रही है, मतलब मुझे लगता है कि जितना एज कर रही थी अच्छा कर रही थी उतना एंड में कर ही नहीं परहैप्स। भाई आई थिंक ये एक अलग, चलो ये अलग टॉपिक है, मतलब मैं इसमें ओपन टू सजेशंस हूँ क्योंकि वन सेकेंड रोहित शर्मा ने उसको सरपास कर लिया टोटल रन में। आई थिंक T20 जो फॉर्मेट है बहुत अंडररेटेड हो गया एकदम सही। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में इफ यू आर प्लेइंग टेस्ट एंड ओडीआईज उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे कि आप T20s में भी अच्छे हो। वो स्किल सेट मेंटेन करना अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, क्योंकि T20 भाई तुम T20 छोड़ो, तुम टेस्ट और ओडीआई ही सिर्फ खेल लो ना तो भी बहुत मुश्किल है दोनों में अच्छा होना। और इसका एग्जाम्पल पूरी जनरेशन है आज की, मतलब पूरी जनरेशन है सचिन से पहले की। गावस्कर वॉज नेवर दैट गुड इन ओडीआईज। कोहली के 9,000 रन भी नहीं हुए भाई अभी। तुम 10,000 रन एक बेंचमार्क होता है एक टिपिकल जनरेशन प्लेयर का। भाई कब कितने साल निकल गए उसके 10,000 रन नहीं हो रहे यार। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पूरे फैब फोर में से जो रूट की 10,000 रन है भाई। जनरेशन देखो ये पूरी। ऑल्दो मोस्ट लाइकली इट सीम्स लाइक कि विराट कोहली 10,000 वाला तो क्रॉस कर ही जाएगा। भाई मैं गुस्सा होऊंगा, नहीं करेगा तो भाई करेगा जल्दी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो 10,000 क्रॉस कर जाएगा अल्टीमेटली। सो वो ऑल फॉर्मेट वाला जो पार्ट है आई थिंक वो विराट कोहली पे इजीली अप्लाई होता है भाई। नॉट इवन अ कंपैरिजन। आई थिंक एज फार एज जितने भी लॉजिकल होंगे तो मैं कौन से गाली भी देंगे। आई थिंक एज फार एज ऑल फॉर्मेट्स इज कंसर्न्ड विराट कोहली जिस लेवल की कंसिस्टेंसी दिखाई है अक्रॉस क्या तुम ये कह रहे हो कि वो ओडीआई में विराट कोहली सचिन से ऑलरेडी अभी बेटर है? भाई यू कुड आर्ग्यू 5,000 रन पीछे है अभी वो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रन्स। तो सेंचुरीज में उससे आगे हो गया। हाँ, मोस्ट रन इन अ सिंगल वर्ल्ड कप हो गया भाई। अब वो भी फिर तुम वही देखो ना लॉजिक की। ऑल्दो मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, हमें दूसरी टॉपिक की बात। रोहित शर्मा को क्यों लोग क्रिटिसाइज करते थे? सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में नहीं था, फॉरेन कंट्री में था। फिर वही उस पिचेस बहुत डिफरेंट थे, रूल्स बहुत डिफरेंट थे। नहीं बट ये डज मैटर यार। पिचेस बहुत डिफरेंट थी, फिर तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। चलो तुम पिचेस का रीजन छोड़ भी दो। हाँ। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेलने को मिल रहे हैं वो तो फिर आर्गुमेंट है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में तुम्हें 9 लीग मैचेस खेलने को मिलता है। नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा देखने को खेलने को मिल रहे हैं, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स खेलने पड़ रहे हैं। कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उस चीज को वर्ल्ड कप की मेंटेन बात करूं, जो रखना। तुमने वर्ल्ड कप की बात करी, हाँ, जो कि सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा एट द सेम टाइम यू कुड से कि अगर 2 महीने तक वर्ल्ड कप चल रहा है तो 2 महीने लगातार आप कैसे फॉर्म मेंटेन करोगे अक्रॉस 11-12 क्या तुम ये क्वेश्चन मैचेस? सचिन पे उठाओगे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि नहीं देखने को मिला ना अल्टीमेटली, क्योंकि उसको चांस नहीं मिला भाई। हाँ, तो वही तो पॉइंट है। विराट कोहली को पूरे चांसेस मिले तब जाके उसने टेस्ट में उसका भी ये हार। हम लोग जो रूट के लिए भी कह रहे हैं ना कि इसको इतनी इनिंग्स खेलने को मिलेंगी। भाई देखो बहुत सिंपल बात है, अगर विराट कोहली अपने जनरेशन का बेस्ट टेस्ट प्लेयर नहीं हो सकता तो उसको ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर तो बोलना बहुत ही शर्म की बात है। बहुत सिंपल बात है ये। बहुत सब एंड इट्स नॉट इवन द बेस्ट टेस्ट प्लेयर, ही इज नॉट इवन इन द टॉप 3 राइट नाउ। इट इज एक्चुअली कंसर्निंग। आई थिंक नाउ लेट्स ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट। अगर वो टेस्ट का बेस्ट प्लेयर नहीं है और टेस्ट टफेस्ट फॉर्मेट है, देन इट मींस कि जो रूट इस मॉडर्न डे क्रिकेट का इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है। हाँ, नहीं, क्यों सबसे टफेस्ट मॉडर्न डे जनरेशन का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली ही है। क्यों है? क्योंकि उसने सेम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। बट टफेस्ट में वो बेस्ट नहीं हो पाया। बट अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे कि वो टफेस्ट फॉर्मेट में जो रूट से कितना पीछे है एज कम्पेयर टू जो रूट ओडीआईज और T20s में कितना पीछे विराट कोहली से, तो विराट कोहली सरपास कर जाता। तो जब सबसे टफेस्ट कंडीशंस आई तब विराट कोहली क्यों नहीं पास कर पाया? वही तो उसका ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, व्हिच इज व्हाई ही विल नेवर बी ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर। हाँ, तो मतलब यू आर सेइंग कि जब सबसे टफ कंडीशंस आएंगी तो जो रूट बेटर है विराट कोहली से। सबसे टफ कंडीशंस आएंगी की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब ये लोग रिटायर होंगे, अगर जो रूट इज सिग्निफिकेंटली, मैं वही कह रहा हूँ, नाउ लेट्स ट्रांजिशन, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो सेगमेंट होने वाला है वो ये है कि विराट कोहली क्या कमबैक कर सकता है इस सीन में। फॉरगेट सचिन तेंदुलकर राइट नाउ, क्या वो फैब 4 में भी, एंड फैब 4 शुरू हुआ था टेस्ट मैचेस से, मार्केट किया गया अल्टीमेटली एज एन ऑल फॉर्मेट थिंग। इसी के चक्कर में उसको फैब 5 बना के बाबर आजम को जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया। अगर हम उसके ओरिजिन्स पे भी जाएं कि हम उसे सिर्फ एज ए टेस्ट फॉर्मेट टैग ट्रीट करा जाए फैब 4 का,
स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट एंड विराट कोहली। क्या विराट कोहली इसमें अपना जो क्राउन था वो रीगेन कर सकता है? क्योंकि वो क्राउन उसके पास जेन्युइनली था 2020 तक, जब नाउ लेट्स पुल आउट द स्टैट्स। 2020 में कोहली की 2700 थी, विच वॉज द मोस्ट इन द टॉप 4, फैब 4 की बात करी जाए तो, ठीक है। जो रूट की सबसे कम 100 थी, उसकी 1700 थी 2020 में। 4 साल हो गए हैं, सिर्फ 4 साल हुए हैं। कोहली के 4 साल में सिर्फ 2 सेंचुरी आई हैं, 27 से सिर्फ 29 तक वो पहुंचा है। अब वो फर्स्ट से बॉटम पे आ गया है फैब 4 में। बाकी तीनों प्लेयर्स की, विलियमसन और स्मिथ दोनों की 32 सेंचुरीज हैं। पिछले 4 साल में रूट ने 17 सेंचुरी मार के 34 सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। प्लस ही इज द हाईएस्ट स्कोरर अमंगस्ट ऑल ऑफ देम, 12,377 रन्स। और पते की बात बताता हूँ, विराट कोहली के फैंस पहले बोलते थे कि वो लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चांसेस नहीं मिले। अब आपके पास वो एक्सक्यूज भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज विराट कोहली की जो एवरेज भी है ना, विच मीन्स कि आप पर इनिंग कितने रन मार रहे हो, वो भी सबसे कम है फैब 4 में, 50 से नीचे की है, बाकी सबकी 50 के ऊपर 49 समथिंग है ना। हाँ राइट। तो स्टैटिस्टिकली आपके पास वो वाला एक्सक्यूज भी नहीं है कि नंबर ऑफ चांसेस कम मिले। क्योंकि अगर आपका होता कि चलो एवरेज 55 की है और जो रूट की 50 की एवरेज है, तो आप बोलते कि हाँ अगर जो रूट जितने मैचेस खेलता तो उसको सरपास कर जाता, तो विराट कोहली कर भी लेगा। बट अभी एज ऑफ नाउ अगर वो जो रूट जितने मैचेस खेले तो भी वो जो रूट से कम रन होंगे उसके। आई थिंक इट इज अ बिग डेंट राइट नाउ विराट कोहली के जो पिछले 4 साल गए हैं टेस्ट मैचेस में। इनफैक्ट वो नंबर ऑफ रन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ रन्स, उसमें भी अभी वो केन विलियमसन से सिर्फ 105 रन आ गए 13 टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेल के। वो बहुत आराम से अभी बॉटम पे आ जाएगा टोटल रन्स में भी फैब 4 के अंदर, अगर वो अभी पिकअप नहीं करता है तो विराट कोहली फ्रॉम नंबर 1 इन फैब 4 टू नंबर 4 राइट नाउ, ये जो डाउनफॉल हुआ है, क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं विराट कोहली का कमबैक होते हुए? एक जो बहुत ही शॉकिंग स्टार्ट था ना मेरे लिए, जो बहुत ही शॉकिंग रियलाइजेशन थी, अभी हमने पूरा पिछला सेगमेंट ये कवर करा है कि क्या जो रूट सचिन को सरपास कर सकता है कि नहीं। दोनों में 3,500 रन का फर्क है, एंड सचिन को हम कहाँ देखते हैं, जो रूट को कहाँ देखते हैं। आज की रियलिटी पता है क्या है? सचिन रूट से 3,500 रन आगे, जो रूट कोहली से 3,500 रन आगे हो चुका है। अब तुम देख रहे हो मैं किस चीज पे आ रहा था, द लेवल। मतलब अभी रूट की बात हो रही है कि आप सचिन को सरपास कर सकते हो कि नहीं, विराट कोहली की बात हो रही है क्या वो रूट को सरपास कर सकता है कि नहीं। और विराट कोहली रूट से जितना पीछे है उसका डबल वो सचिन से पीछे है अभी। देयर इज नो कंपैरिजन टू सचिन एट ऑल। आई जस्ट होप कि वो कुछ ना कुछ करके जो रूट को सरपास करके इस जनरेशन का भी बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बने। क्या ये हो सकता है पॉसिबल? सैड रियलिटी इज आई थिंक देयर इज नो चांस। बहुत ज्यादा गैप हो गया। क्यों है मैं बताता हूँ। नहीं यार, बहुत ज्यादा गैप होता तो भी कोई बात नहीं थी। सबसे पहली बात तो जो हमने पहले बोला, भाई जो रूट को जितने टेस्ट मैचेस खेलने को मिलते हैं, विराट कोहली को उतने टेस्ट मैचेस नहीं मिलने वाले। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। इंग्लैंड जो है ऑन एन एवरेज 10 से 12 टेस्ट मैचेस हर साल खेलती है। ऑन टॉप ऑफ इट कोहली की जो फैमिली प्रायोरिटीज हैं, राइट भाई मैं कैसे मान लूं कि वो बंदा अगले 4 साल में सारी टेस्ट सीरीज खेलने वाला है। एक तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि लेजेंड लोग आजकल तो मीम पेजेस के कमेंट्स में भीख मांग रहे होते हैं कि भाई प्लीज 4 साल बाद ख्याल रख लेना फैमिली का, प्लीज 4 साल के लिए खेल लो, क्योंकि एवरेज कम से कम ऊपर कर लो अपनी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली ट्रेंडिंग टॉपिक है। लोग काफ़ी ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम हो गई लोगों को इस चीज़ से, बट दिस इज एक्चुअली अ वैलिड पॉइंट कि एक और चीज़ ऐड करूँ जल्दी से। जो रूट 3,500 रन आगे उससे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगा और उससे 2-3 साल छोटा है। भाई साहब, किस बेसिस पे कोई बोल सकता है कि विराट कोहली जो रूट को सरपास करेगा? देयर इज नो चांस अनलेस एंड अनटिल जो रूट का वैसे टाइप का डिक्लाइन आता है जो कि विराट कोहली का है। अनलेस एंड अनटिल जो रूट रिटायरमेंट ले ले। अभी डिक्लाइन भी आ गया ना, वो अगले 4 साल में कम से कम 1,000 रन तो और बनाएगा, सिर्फ 250 रन पूरे एक साल में। तो भी 4.5 बनाने पड़ेंगे, उसको 4,500 रन बनाने पड़ेंगे अगले, और वो 36 का होने वाला है विराट कोहली इस साल। 40 तक अगर खेलेगा तो हर साल में 1,000 से रन बनाने पड़ेंगे। अगर जो रूट का इतना गंदा डिक्लाइन आता है कि वो पूरे साल में 10 टेस्ट मैचेस खेल के सिर्फ 250 रन भी बनाए, विच मीन्स
25 रन पर टेस्ट मैच, विच मीन्स सिर्फ 12 रन, 12.5 रन एक इनिंग में। इतना घटिया फॉर्म हो अगले 4 साल तक तो भी विराट कोहली उसको सरपास नहीं कर पाएगा, अगर विराट कोहली हर टेस्ट सीरीज खेले अगले 4 साल तक तो। तुम समझ रहे हो लेवल में कितना फर्क है इस वक्त। नहीं, दिस इज वेरी सैड एंड आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था उस टाइम पे 2020 के टाइम पे कि विराट कोहली का इतना गंदा डिक्लाइन आ जाएगा। अबे ये चीज हिट भी नहीं करती। अभी मैंने जब तक तुम्हें ये बताया नहीं था, तुम्हें भी हिट नहीं करा होगा ऐसे कि गैप कितना आता है भाई। हाँ, राइट, क्योंकि 3,500 रन तो एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही है। ऐसे सिंपली जब पुट करो ना पर्सपेक्टिव में कि सचिन और रूट में जितना फर्क है उतना ही रूट और कोहली में फर्क है, और रूट कोहली से छोटा एज में। भाई क्या आई होप कुछ ना कुछ करके वो एटलीस्ट बस सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड ले लेता उससे। हाँ, क्योंकि रन्स का तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी मतलब यू वुड से अल्टीमेटली बहुत डिफिकल्ट है गिवन कैसा फॉर्म चल रहा है इस टाइम पे दोनों प्लेयर्स का। बट पर मैं बैक करता हूँ कोहली को। मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि सेंचुरीज का रिकॉर्ड आई थिंक 5 ही है, हाँ, कर सकता है, चांस है। इतना ज्यादा गैप अभी मेंटेन नहीं हुआ इन दोनों के बीच में कि सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी ना टूट पाए। प्लस अगर मैं एक बात बताऊं, एक तो ये सैड पार्ट अब ये भी है, विराट कोहली इज नो लॉन्गर द बेस्ट इन 100 कन्वर्जन ऑल्सो। ओके, मतलब केन विलियमसन के 13 कम टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरी ज्यादा है ऑलरेडी। पहले था ना कि नंबर ऑफ मैचेस में आप कितनी सेंचुरी मार रहे हो उसमें विराट कोहली हमेशा आगे होता था। सैडली अब उसमें भी वो आगे नहीं रहा है। आई होप इसमें रीगेन कर ले। बट ये फैक्ट ये है कि सबसे जो वर्स जिसका 100 कन्वर्जन रेट है, यहाँ पे मैं 100 कन्वर्जन से मेरा मतलब है कि नंबर ऑफ सेंचुरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स। अच्छा, okay. या फिर नंबर ऑफ गेम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंचुरीज, कि मतलब आप कितने मैचेस खेल के एक सेंचुरी बना रहे हो। उसमें सबसे कम जो नंबर है वो जो रूट का एक्चुअली में। जो रूट को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस खेलने पड़ते हैं एक सेंचुरी मारने के लिए। तो 100 कन्वर्जन जो है वो जो रूट का फोर्टे नहीं है। एंड वो अभी विराट कोहली से आगे इसीलिए क्योंकि उसने 45 तो नहीं 32 टेस्ट मैचेस ज्यादा खेले हैं अभी उससे। अगर विराट कोहली 32 टेस्ट मैचेस और खेल लेगा तो 500 और बना देगा भाई, चाहे फॉर्म खराब भी हो। तो विराट कोहली 100 वाला तो सरपास कर सकता है, ऑल्दो वो भी बहुत मुश्किल है अब। आई थिंक वही ना, उसमें भी क्योंकि वो मैचेस नहीं खेलेगा यार, मैचेस नहीं खेलेगा, प्लस रेगुलरली अवेलेबल होना पड़ेगा उस चीज के लिए फिर। एंड जो रूट तो मिस नहीं करने वाला ना मैचेस अपने, वो क्यों मिस करेगा? प्लस वो यंगर भी है, वो मिस कर भी दे उसका गोइंग फॉरवर्ड लिटरली एवरी मैच काउंट्स फॉर विराट कोहली ना। हाँ भाई, मैं इसीलिए कह रहा था इसके पास इतना अच्छा चांस था ना, अगर ये अभी इंग्लैंड वाली सीरीज खेल लेता तो 5 टेस्ट मैच की, कम से कम 200-300 तो आराम से पक्का थी। वहां पे जो उसने मिस कर दिया ना, अभी वरना इसकी 32 सेंचुरी हो गई होती, सिर्फ 2 सेंचुरी पीछे होता जो रूट से। वो चीज मुझे लगता है हिट कर गई। अभी भी आपको 5 अवे खेलनी होंगी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बहुत डिफिकल्ट, वो मुश्किल होने वाला है। बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर उसका WTC फाइनल होगा, उसके बाद तुरंत इंग्लैंड में ही बाहर सीरीज है, जो रूट के घर पे है वो। तो अभी अगले आने वाले 8, 9, 10 महीने तो जो रूट के फेवर में ही है भाई, बहुत ज्यादा फेवर में। ये जो अभी कमिंग बांग्लादेश की सीरीज है एंड फिर होपफुली न्यूजीलैंड वाली सीरीज, ये आई थिंक मिलाकर कितना 5-6 टेस्ट मैचेस है भाई, कम से कम 3 सेंचुरी भाई, कम से कम। ये बहुत अजीब है। बट डू यू थिंक अगर वो WTC फाइनल जीत जाता है तो उससे उसकी टेस्ट लेगेसी ऊपर हो जाएगी विराट कोहली की? बिकॉज टेस्ट का जो सबसे फोर्टे है आपका, जो ट्रॉफी है मेन, वो जीत गए। क्योंकि अगर आप ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीता, आई नो कि स्टैचर में बहुत डिफरेंस है ट्रॉफीज के, बट अगर आप ODI वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीते तो हमेशा आपके एक वो डेंट लगा रहता है कि यार ये बिगेस्ट जो आई थिंक ये आर्गुमेंट एक ऐसी है जो कि फुटबॉल में थी एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड वो क्रिकेट में आ गई है, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, क्योंकि लोग फॉरेन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अफेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये लोग अब खींच के लेके आने लग गए हैं। वरना तुम लॉजिकली अगर पूछोगे ना, अगर सचिन 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीता होता, किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम है। तो आई थिंक इट डज नॉट मैटर पर्सनली, ये एक एडेड ग्लोरी है, एडेड सिल्वरवेयर है आपके टीम के अंदर और आपके पर्सनल लेगेसी के लिए। बट इससे आपकी लेगेसी में कुछ हार्म नहीं होने वाला अगर आप नहीं जीतते हो तो मेरे लिए तो विराट कोहली WTC नहीं जीतता तो भी वो मतलब लेजेंड तो है ही। एंड अगर जो रूट नहीं जीतता WTC, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि जीतने वाला है कभी, इंडिया का ज़्यादा चांस है, डिफिकल्ट है। पर अगर वो ऑल टाइम टॉप स्कोरर हो जाए भाई, किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है इंडिविजुअली कंपेयर करते वक्त कि वो WTC जीता है कि नहीं जीता, राइट, बहुत ही डम आर्ग्यूमेंट हो जाएगी वो। आई थिंक जो रूट की टेस्ट लेगेसी, एंड दिस इज द पार्ट हम लोग आज तक ये बोलते हुए आ रहे थे कि स्टीव स्मिथ इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है भाई। जैसे हालात चल रहे हैं ना अभी, जो रूट विल गो डाउन एज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। पता की बात पता है क्या, अगर वो सचिन का रिकॉर्ड सरपास भी कर जाए ना, नोबडी, मैंने अभी काफी सारे
इस टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ, वीडियोस देखे, आर्टिकल्स देखे, कोई भी एक्सपर्ट तब भी मानने को तैयार नहीं होगा कि वो सचिन से बेटर है जो टेस्ट मैचेस में। इनफैक्ट वो उसको टॉप 3 ऑफ ऑल टाइम में रखेंगे, टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम में रखेंगे। ऐसा भी नहीं कि सचिन के बाद सेकंड पे रख रहे हैं। तो अगर वो ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन जाए तब भी वो लोगों की नजरों में ग्रेटेस्ट 3 ऑफ ऑल टाइम में नहीं आएगा फिर भी। वाइल्ड दो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये रियलिटी सबको पता है ना भाई कि उस टाइम पे ज्यादा डिफिकल्ट। हाँ, प्लस मतलब लेवल ऑफ बॉलिंग, रूल्स ले लो, कंसिस्टेंसी ले लो, लॉन्जेविटी ले लो, कंडीशंस ले लो। द फनी पार्ट, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ। जो रूट की 34 में से 2100 घर पे आई हैं। सचिन की 5100 थी, सिर्फ 22 घर पे थी। ओके, फिर हैं हाँ, अवे ज्यादा सेंचुरीज थी भाई साहब। सचिन की एवरेज अवे ज्यादा थी। सचिन ने टेस्ट मैचेस में अवे रन ज्यादा मारे होम से, व्हिच इज वाइल्ड भाई। तो अब और सबको पता ही है, तो नॉन फैक्ट है कि टेस्ट मैचेस में बाहर जाना मारना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। राइट। अब कैसे कंपेयर करोगे लेगेसी को? कोई मैच ही नहीं है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों के चक्कर में सचिन का तो चलो जो रेलेवेंस है वो अलग ही लेवल पे है, बट यू हैव टू अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट कि जो रूट एक माइल से अभी आगे है फैब 4 में। बस टी स्मिथ को भी आप, मैं ये मानता हूँ कि एवरेज उसकी बेटर है, एक टाइम पे 60 की एवरेज थी उसकी, बट यार वो वाला एक्सक्यूज आप कब तक दोगे? अगर जो रूट 4-5 हज़ार रन आगे निकल जाएगा टी स्मिथ से, फिर एवरेज मैटर नहीं करेगी। फिर आप कहोगे भाई एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रन ही बहुत आगे है यार, तुम एवरेज से क्या उखाड़ोगे? प्लस टी स्मिथ कौन सा बहुत अच्छा सेटल हो रहा है टीम के अंदर, जैसे उसने ओपनिंग करनी शुरू करी है। तो आई थिंक देयर इज नो मैच व्हाटसोएवर, एंड जो रूट विल गो डाउन एज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। सचिन के पास भी आ सकता है बहुत ज्यादा। विराट कोहली क्या कमबैक कर सकता है? सैडली मुझे नहीं लग रहा कमबैक होने वाला है भाई। ये बड़ा बहुत सैड है एक्चुअली में। आई जस्ट होप कि वो सेकंड नंबर पे आ जाए। हाँ, स्टीव स्मिथ को सरपास कर स्टीव स्मिथ कितनी सेंचुरीज पे? 31 आई थिंक, 34 से 32। हाँ 32 पे, एंड विलियमसन आई थिंक शायद 31 एंड रन उसके 9000 समथिंग है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1000 रन के आसपास का ही फर्क है। पर विराट कोहली को जेन्युइनली पीक हिट करनी पड़ेगी दोबारा भाई, वरना नहीं होने वाला। तो डू यू थिंक एटलीस्ट सेकंड फिनिश कर सकता है? सेकंड कर सकता है, हाँ, पर उसमें भी उसको एक्चुअली में अभी पीक हिट कर जानी चाहिए अब, वरना वो ट्रेन छूट जाएगी। एंड अनफॉर्चुनेटली वो टॉप 2 में भी नहीं होगा हमारी जनरेशन का टेस्ट मैचेस में। तो इट इज सैड जो डिक्लाइन आया उसका, परहैप्स ही डजंट इवन केयर भाई, फैमिली पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अभी। आई थिंक ऑन एन एंडिंग नोट मैं यही बोलूँगा भाई कि मतलब आई होप, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एटलीस्ट अवेलेबल हो टेस्ट मैचेस में। व्हाट यू सेड ना कि परहैप्स ही डज नॉट इवन केयर। अब वो ऑब्वियसली भाई उसके एज अ प्लेयर उसके लिए, अपनी पीस के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़, एंड आई होप कि सारे प्लेयर्स ग्रेटनेस भी दिखाता है भाई। आई होप कि सारे प्लेयर्स अपने करियर के एंड में ये पीस फाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बट भाई एज फैंस हमेशा वो दिल में रहेगा भाई कि यार भाई इंडियन को होना चाहिए ऊपर, यार इंडियन को होना चाहिए। प्लस वो बॉटलिंग वाली सिचुएशन लगती है भाई, देख के बहुत आगे था एक टाइम पे। तो रिगार्डलेस भाई देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन, हम लोग फुटबॉल पे चलते हैं। एंड फुटबॉल पे फर्स्ट हमें क्या कवर करना चाहिए? पहले रोनाल्डो करें या फिर रोनाल्डो का जो इंटरव्यू था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भाई बोलूँगा भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय, क्योंकि आई लाइक द कंटेंट। मतलब मैं किसी को इनवाइट करूँ हमारे पॉडकास्ट पे और उससे कहूँ भाई तू मेरा इंटरव्यू ले भाई, मतलब मैंने देखो पूरा इंटरव्यू डिटेल में नहीं देखा है जानबूझ के, क्योंकि मैं थोड़ा सरप्राइज होना चाहता था पॉडकास्ट में, बट जितना देखा है भाई, मतलब वो बंदा अलग ही है, अलग ही जोन में वो बंदा। मतलब क्यों है भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ उसमें, चलो करते हैं। बहुत अजीब तो ये था, ये बात तो है कि भाई उसने रियो फर्डिनेंड को बुलाया, एंड वही ना कि दिस इज ऑब्वियसली उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने आप को बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि रियो फर्डिनेंड को बुलाया अपनी तारीफ करने के। इट वाज नॉट अ कॉन्वर्सेशन, इट वाज एन इंटरव्यू एंड इट वाज ग्लेजिंग। वो एक बंदा लगा हुआ था उसके पीछे, अपनी तारीफ करने में लगा हुआ था बंदा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने उठाए हैं इससे जो कि परहैप्स आर वर्थ डिस्कसिंग, क्योंकि बाकी सारे काफ़ी चीज़ें तो एम ही थी, बट 3 पॉइंट बेसिकली हैं मेरे, 3 या 4 बेसिकली आप कह सकते हो। पहला जो पॉइंट है, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, यूरो का जो उसका क्राइंग इंसिडेंट था, जब वो रोया था, उस पर उसने बात करी है। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा टाइप की चीज़ें देखनी थी इसके चैनल के अंदर कि ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। उसको ना सही से एक्सप्लेन करो, बिकॉज जितना मुझे समझ में आया मुझे थोड़ा अजीब लगा सुन के। भाई
एक वो है, एक रील बना दी, एक बंदा है मेसी फैन, कोई वो रील्स ऐसी निकाल रहा है क्लिप्स कर करके उस इंटरव्यू से, एंड वो क्लिप्स ऐसी बना के निकाल रहा है कि देख के लग रहा है कि वो भाई अपने आप को ऊपर कर रहा है और पोर्चुगल को नीचे कर रहा है, वैसा टाइप का देखने में लग रहा है। सो यूरो का जो काइंसिडेंट था, मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन मे बी मिस इन्फॉर्मेशन लग रही हो लोगों को। तो उससे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे थे, एंड उसने पहले तो अपनी वही बोली कि मैं आई मेक प्रेशर टू माई सेल्फ, ऐसे करके उसने चीज़ें बोली कि बचपन से तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने आप पे प्रेशर डालता हूँ काफ़ी ज़्यादा, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अभी भी उस लेवल पे परफॉर्म करूँ। फिर उसने ये चीज़ मेंशन करी कि जस्ट इमेजिन अगर आप अपने पिछले 27 पेनल्टी स्कोर करके आ रहे हो और आपने अब ये वाली पेनल्टी मिस करी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम पर। एंड भाई उसको चीज़ को क्लिप करके ये बना दिया गया कि आई क्राइड बिकॉज द लास्ट 27 पेनल्टीज आई स्कोर्ड एंड आई मिस्ड दिस वन। तो उसकी स्ट्रीट टूट गई। हाँ, कि पेनल्टी की स्ट्रीट टूट गई इसलिए उसको बुरा लग रहा है, पोर्चुगल हार गई इसलिए बुरा नहीं लग रहा। हाँ, तो मतलब आई थिंक भाई जो भी लॉजिकल फैंस है वो खुद ही समझ में होंगे कि भाई अगर 27 पेनल्टी कोई बंदा मारता आ रहा है फिर एक पेनल्टी मिस कर देगा तो वो रोने नहीं लग जाएगा भाई बैठ के मैच के अंदर। ऑब्वियसली वही पॉइंट था भाई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पेनल्टी थी पोर्चुगल की, हाँ, 27 उसने गलती की करी, उसने सही तरीके से बोला नहीं है यार। एक बंदा जो पोर्चुगीज है, हाँ, उसकी इंग्लिश टूटी फूटी है, नहीं उसने सही तरीके से वैसे भी फ्रेज नहीं करा, इंग्लिश की बात नहीं है। तो फिर उसने स्टार्ट ऐसे करा बोल के कि इट वाज नॉट बिकॉज पोर्चुगल का वो प्रेशर है मेरे ऊपर और ये वो उसने ये बोला कि इट वाज नॉट बिकॉज पोर्चुगल प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ कि लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे इसके ऊपर, एवरीवन विल कम क्रम्बलिंग डाउन ऑन मी, क्रैशिंग डाउन ऑन मी। उसने ये चीज बोली है। तो मैं वही बोलूंगा कि यार जब ऐसे फॉरेन प्लेयर्स की बात होती है ना, या तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मेसी कोई चीज बोलता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका ट्रांसलेशन सही देख रहे हो नहीं देख रहे हो, क्योंकि कई लोग ट्रांसलेट गलत करते हैं उस चीज को। जैसा भी रोनाल्डो का यूसीएल में गया था वो, भाई वो बटन दबाने के लिए, तो उसमें उससे यूरोप के लिए पूछा गया कि वापस आओगे, तो उसने बोला कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन फ्यूचर, ऐसे कुछ करके बोला। और भाई वो प्यूबर्टी स्पोर्ट जो है उसने ये बना दिया उस चीज को कि I for sure want to play in the UCL again। अच्छा, उसने बोला है नेवर से नेवर, ऐसे कुछ करके चीज बोली थी उसने। पर रोनाल्डो की हैबिट तो है भाई, उससे क्रिस्टियानो जूनियर के बारे में पूछा गया था, विनीसियस जूनियर के बारे में पूछा गया था। मैं वही कर रहा हूँ ना कि जो बंदा समझ ही नहीं पा रहा है इंग्लिश, तो उससे आप एकदम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मत समझो, कॉन्टेक्स्ट में समझो उस चीज को। तो उसने ये चीज बोली, प्लस उसने वही बोला कि इसका मेरे को इसलिए रोना नहीं आया कि लोग मेरे पर चढ़ जाएंगे और मीडिया में वो गाली देगी। और इस चीज को भी आई थिंक बहुत अच्छे से उसने एड्रेस करा। ये बोला उसने कि डू यू थिंक मैं 40 साल की उम्र में अपने आप को चेंज करूंगा क्योंकि मीडिया जैसा बोल रही है, जो कि आई थिंक हम लोग एज फैंस कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई मतलब वो बहुत टाइम से खेल रहा है। अगर वो 18 साल की उम्र से टॉप लेवल पे खेल रहा है तो बहुत टाइम हो चुका है उसको, 20-22 साल हो चुके हैं, कईयों की उम्र नहीं है। हाँ, तो भाई मतलब हम लोग कितना भी कह ले कि भाई क्राई बेबी है और बच्चों जैसी हरकतें करता है, कॉमेंट कर देता है, आई थिंक स्टिल मतलब हमें ये तो समझना चाहिए कि एक 40 साल का उम्र का जो आदमी होगा उसकी वो बेस मैच्योरिटी लेवल ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर हो गई लोगों से। सो इन दैट सेंस आई थिंक काफ़ी सही चीज़ उसने ये बोली कि क्या जब मेरे को थ्रू आउट द करियर 22 साल से गाली पड़ती आ रही है और मैं तब चेंज नहीं हुआ, तो क्या अब 40 साल की उम्र में मैं चेंज करूंगा अपने आप को, फेक करने की कोशिश करूंगा कि जब मीडिया में वो गाली देगी। जो आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ बोली उसने, एकदम सही पार्ट बोला उसने। प्लस एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है मुझे रोनाल्डो के बारे में कि वो ऑनेस्ट होता है इस चीज़ को लेके। उसने ये बोला कि आई विल बी ऑनेस्ट, व्हेन माय टीम विंस ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, बट व्हेन दे विन एंड आई स्कोर आई एम इवन हैप्पियर। तो ऑब्वियसली हर प्लेयर से पूछोगे तो वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा, वो बोलेगा भाई मेरे को बस चाहता हूँ टीम जीत जाए और बाकी सही है। तो वही ना, कुछ चीज़ें होती है जिस पर आप ट्रोल मे बी उस लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि एक बंदा एडमिट कर लेता है उस चीज़ को। हाँ, अगर उसने खुद ही बोल दी है चीज़, जैसे उसने ये चीज़ बहुत ओपनली बोली हुई है कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, तो अगर वो अच्छा खेलेगा तो लोग उसकी तारीफ भी खूब ज़्यादा करेंगे। नहीं, उसने बोल और डिलीवर भी कर रहा है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव द मोस्ट बैलन डोर्स। तो अगर वो चीज़ हो जाती तो लोग वो हाइप भी अलग लेवल की बनती कि इसने पहली बोल दिया था और कर भी दिया, जो कि उसका पूरा करियर ऐसा ही तो रहा है। वो पहली बोल देगा चीज़ और फिर होगा नहीं होगा बाद में डिपेंड करता है। और अगर वो नहीं होगी तो ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब पूरा करियर ही ऐसा रहता है, जब आदमी खुद वो चीज़ एडमिट कर लेता है, तो आई थिंक उस चीज़ पर ट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो तो ओपनली एडमिट कर रहा है, पूरे अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के सामने एडमिट कर ली उसने ये चीज़, तो आप क्या ही ट्रोल करोगे फिर उसको। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक थोड़ा एट पीस लग रहा था देखने में। जो उसने ये भी बोला कि लक का कितना बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि
इस साल वो 3 कॉम्पिटिशन्स हारा है पेनल्टीज पे। वो 2 सऊदी में हारा है और फिर एक अभी यूरो में पोर्चुगल से हार गया। सेकेंडली जहाँ पे अगेन थोड़ी ट्रोलिंग होगी यहाँ पे, एंड आई वुड क्रिटिसाइज रोनाल्डो फॉर दैट, जो उसने बोला कि मैंने गोल नहीं मारे यूरो में, उसमें उसने पहली बात तो मेंशन करा है कि भाई आई स्कोर्ड 2 अगेंस्ट आयरलैंड बिफोर द यूरो स्टार्टेड, और फिर उसने ये चीज़ मेंशन करी कि आई स्कोर्ड 60 गोल्स इन दिस सीजन सऊदी से। हाँ, तो मैं वही कहने वाला था कि भाई इट इज़ अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट टू मेक। मतलब एक टाइम पे आप कह रहे थे मैच्योरिटी आ गई है, यू शुड नो कि सऊदी में जो आप गोल्स मार रहे हो उस लेवल के गोल नहीं है भाई, और वो मैटर नहीं करने वाला। आयरलैंड किस बेसिस पे बोल दिया भाई? सेकेंडली मे बी शायद उसने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने यूरो से जो जस्ट पहले लास्ट मैच था वो आयरलैंड का था और उसमें उसने 2 गोल मार दिए थे। हाउ डज दैट कंपेयर टू यूरोस? भाई उसने जो ये बोला कि पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मी फॉर नॉट स्कोरिंग इन यूरोज, और फिर उसने बोला आई स्कोर्ड 2, और फिर मैं 2 मिनट के लिए ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई किस चीज़ की बात कर रहा है ये, कौन से यूरो की बात कर रहा है, कहीं मैं ही तो गलती सुन रहा। और वो कह रहा है वो 2 पेनल्टी शूटआउट्स में जो उसने 2 गोल मारे थे। क्या? हाँ, और उस चीज़ को उसने बोला कि आई स्कोर्ड 2, एंड आई थिंक मैं वही कहने वाला था कि भाई बहुत स्टूपिड स्टेटमेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल है भाई, बहुत डिल्यूजनल है। सेकेंडली लोग ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेंगे अगर आप अपने बिगेस्ट स्टेज पे गोल नहीं मार पाए। आप मान लो सऊदी में 200 गोल मारो पूरे सीजन के अंदर और फिर यूरो में आके एक भी गोल ना मार पाओ, तो आपको क्रिटिसाइज इसलिए करेंगे कि आपने यूरो में गोल क्यों नहीं मारा। सेम थिंग हैपेंस इन वर्ल्ड कप। सेम थिंग हैपेंस इन वर्ल्ड कप। आई थिंक मैं स्टूपिड इसलिए कह रहा हूँ उस चीज़ को, थोड़ा हार्श वर्ड होगा मे बी रोनाल्डो फैंस के लिए, बट भाई 22 साल से बंदा खेल रहा है, आई शुड नो बेटर। 25 साल से टॉप लेवल पे खेल रहा है, टॉप यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में खेल रहा है, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेंगे भाई। अगर यूसीएल में जब आप अपने यूरोप में थे और तब आप यूसीएल में गोल नहीं मारते थे तो क्रिटिसाइज होता, तब तो आप ये नहीं बोलते थे, जबकि आप लालिगा में गोल मार रहे थे। और जब लालिगा में नहीं आते थे, मेसी जीतता था, तब कहते थे कि यूसीएल गोल ज्यादा मैटर करता है। हाँ, और अब आप सऊदी में जाके अगर वहां पे गोल मार रहे हो और फिर यूरो में नहीं मार पा रहे तो आप कह रहे हो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट था कहना, एंड आई थिंक रोनाल्डो शुड डू बेटर भाई, एंड आई थिंक इन सब चीज़ों को एड्रेस भी इस लेवल पे करना ही नहीं चाहिए था भाई। तो मतलब थोड़ी एक वाइज स्टेट एज अ यूट्यूबर आपको थोड़ी वाइज स्टेटमेंट, बट आई थिंक वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम भाई ये चीज। भाई तुम ये शॉक्ड हुए? आई स्कोर्ड 2 भाई, ये तो मैं शॉक था। ये तो अलग, ये तो मैं किसी भी प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करता जो इसने बोल दिया, पर जो सेंटिमेंट है उसके पीछे का, जो जस्टिफिकेशन है, वो क्या तुम सरप्राइज हो रोनाल्डो से देख के? वो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज। आई थिंक वो सऊदी वाले से तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो गिनवाएगा गोल भाई। हाँ, एंड मैं इसलिए भाई ना ये एक तरीके से दिस इज ऑल्सो ब्रांड एंडोर्समेंट भाई, मतलब वो अपने ब्रांड सऊदी का जो है वो तो उसने पूरा बोला भी कि वहाँ पे गोल मारना बड़ा मुश्किल है, गर्मी होती है, गर्मी होती है, ये बोला उसने। प्लस अभी जब चैंपियंस लीग के उसमें क्या था फंक्शन में, तो यूएफए की जो वो भी होस्ट थी, उसने कुछ ऐसे करके वी मिस यू इन दिस कॉम्पिटिशन ऐसे करके बोला, तो उस बंदे ने बोला कि डोंट फॉरगेट आई प्ले इन द एशियन लीग दैट इज ऑल्सो चैंपियंस लीग, तो वो करके उससे बोला। तो आई थिंक मैं वही कहने वाला था ना जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि सऊदी को इससे बेटर ब्रांड एम्बेसडर मिल ही नहीं सकता था भाई, जो कि हर स्टेज पे जाके इसको प्रमोट कर दे। तो ये बहुत स्टूपिड था। थर्ड जो है दैट इज हिज हंगर फॉर द गेम, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें इसलिए है क्योंकि उसने ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली कि अगर वो यूरो जीत जाता तो भी मैं कंटिन्यू करता खेलने को, एंड इसमें हम लोग आएंगे कि क्यों ये चीज़ थोड़ी स्टूपिड हो सकती है आगे जाके। बट पहली बात तो उसने बोला कि अगर यूरो जीत जाता तो भी मैं कंटिन्यू करता, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, वेरी ऑनेस्टली। भाई मैं तो अभी तक ऑलरेडी हाफ वे थ्रू दिस सेगमेंट में सोच रहा हूँ कि अगर ये हर हफ्ते एक पॉडकास्ट ऐसे निकाल दे, मैं तो चाहता हूँ ब्रेक डाउन करे भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है देखिए। भाई वर यू सरप्राइज फ्रॉम दिस? क्या कि अगर यूरो जीत जाता मैं तो भी खेलता? आई थिंक मुझे इट्स हाई टाइम दैट पीपल रियलाइज कि रोनाल्डो को ये चीज़ समझ इसकी होनी चाहिए कि आप अपने पर्सनल हंगर रखना, वो मेंटालिटी रखना कि मुझे इस एज पे भी इतने 1000 गोल मारना है, ये करना वो करना है, वो मेंटालिटी ऐसी है कि मतलब वो बहुत एलीट है, काफ़ी कम लोगों में वो होती है। आई थिंक मैंने जनरली स्पोर्ट्स में नहीं देखा ये, पर ये मेंटालिटी आप इंडिविजुअल लेवल पे रखो ना तो अच्छी है। एक टीम स्पोर्ट में जब आप ये करके टीम को हैम्पर कर रहे हो ना, तो फिर ये मेंटालिटी उतनी ही टॉक्सिक हो जाती है। हाँ, और वो सही टाइम पे एग्जिट करना ना आपको पता होना चाहिए कब करना होता है। एज फार एज यू आर परफॉर्मिंग, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो और तब तक ये मेंटालिटी है, तब तक तो है भाई कि अरे मैं कह रहा हूँ तुम परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो, अगर तुम्हारे परफॉर्मेंस से कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ तुम तक रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में होता है, तो समझ में आता है भाई तुम ही भोग रहे हो, तुम ही कह रहे हो।
अब तुम कह रहे हो, तुम अपना मेंटालिटी दिखा रहे हो, भोग कोई और रहे तुम्हारे साथ 10 प्लेयर और, तो फिर इट इज नॉट वैलिड भाई। नहीं, अगर वो It is your परफॉर्म duty. कर रहा है, क्या अगर मान लो गोल मार रहा है, मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस छोड़ दो। नहीं पॉइंट ही पूरा वही है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है और तब ये मेंटालिटी है भाई अगर वो परफॉर्म करो और ये मेंटालिटी नहीं भी है ना तो भी वो टीम में खेलेगा। इट डज नॉट मैटर कि मेंटालिटी क्या, अगर तुम हर मैच में 4 गोल मार के दे रहे हो तो। अगर वो उसके पास ये मेंटालिटी नहीं है तो इस एज पे परफॉर्म ही नहीं करेगा। इट गोज हैंड हाँ हाँ वो अलग बात है। वो इस एज पे आके मैं जेनरिक स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि एक बंदे को रियलाइज होना चाहिए कि उसकी मेंटालिटी कब जो है टीम के लिए टॉक्सिक बनती जा रही है और कब वो मेंटालिटी मैटर नहीं करती, विच इज की जब परफॉर्म कर रहे हो। हाँ। परफॉर्म कर रहे हो अभी वो पोर्चुगल से, नहीं, तो ये मेंटालिटी टॉक्सिक नहीं हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप परफॉर्म कर रहे होते और तब ये मेंटालिटी होती तो भाई गजब होता। हाँ। बट अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो फिर भी आप लगातार ये स्टेटमेंट्स दे रहे हो, एंड कमिंग टू दैट स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने ये बोला कि नेशंस लीग की स्क्वाड अभी निकली है एंड वो आ चुका है भाई स्क्वाड के अंदर। नेशंस लीग की स्क्वाड का मतलब आई थिंक वही ना कि कई लोग सोच रहे होंगे क्या ये लास्ट टूर्नामेंट है। भाई वो वर्ल्ड कप के लिए खींचेगा, तुम देखना। नहीं अब मैं खींचेगा, श्योर हूं 100%। खींचेगा, प्लस लोग ये नहीं समझ रहे, अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि यार नेशंस लीग खेल ले फिर वर्ल्ड कप नहीं निकालेगा, एक और लास्ट टूर्नामेंट हो जाएगा। भाई नेशंस लीग खेलेगा मतलब 2025 में उसका फाइनल होगा, 2026 में वर्ल्ड कप है। दूसरे बंदे को तैयार कब दूसरा, हाँ कब तैयार करोगे उसके बाद? इट इज क्लियर ही इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप। तभी तो हम लोग ये कह रहे थे कि यूरो के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई या तो उसका फॉर्म इतना ही तगड़ा हो जाए कि वो खेलेगा ही खेलेगा, 2026 तक खींच जाएगा, और अगर नहीं है तो इस टाइम पे तुरंत निकल जाओ ताकि दूसरा बंदा आ जाए और पूरा टाइम मिल जाए। टीम का भला सोचो, क्योंकि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिकेट ना, यहाँ पे आपको बीच बीच में मैचेस खेलने को पोर्चुगल की तरफ से, और मेजली आपको क्लब की तरफ से खेलना है। तुम क्रिकेट का भी एग्जांपल ले लो, आजकल धोनी के लिए लोग क्या कह रहे हैं। हाँ राइट। अनफॉर्चुनेटली धोनी जैसे लेजेंड के लिए लोग जो कह रहे हैं इंडिया के अंदर ही, विच इज ऑल्सो फेयर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि भाई आपको टीम को ऊपर रखना चाहिए, रिटेंशन में आप स्पॉट खा रहे हो। तो रोनाल्डो क्या कर रहा है? रोनाल्डो भी तो वही कर रहा है ना, या तो परफॉर्म करते हैं भाई। धोनी तो कप्तान भी 1 नंबर का है, रोनाल्डो तो नहीं है भाई। तो मतलब या तो गोल मार रहा हो, पता नहीं क्या कर रहा है भाई बंदा। प्लस उसने रोबर्टो मार्टिनेज ने जो अभी स्क्वाड निकाली इसके चक्कर में उससे पूछा गया, कैन यू कंफर्म क्रिस्टियानोस पार्टिसिपेशन इन द 2026 वर्ल्ड कप, क्या 2026 वर्ल्ड कप रोनाल्डो खेलेगा? उस पर रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा कि वो इस टाइम पे ही इज इन अ वेरी गुड मोमेंट, बहुत अच्छा खेल रहा है सऊदी लीग में, बट 2026 को लेके, फ्यूचर को लेके नोबडी कैन टॉक राइट नाउ। इसका मतलब बेसिकली क्या निकलता है, एंड आई थिंक रोनाल्डो ने जो अपनी पॉडकास्ट में बोला कि क्या, उसने कहा आई विल सेट द बार इवन हायर, मैं अभी 900 गोल बीट करने वाला हूँ, अभी एक गोल बचा उसका 899 पे, और फिर मैं 1000 का टारगेट रखूंगा कि मेरे को 1000 बीट करना है। फिर रियो फर्डिनेंड ने उससे पूछा कि आप 1000 बीट कर लोगे? तो उसने ये कहा कि टचवुड अगर मेरी इंजरीज नहीं होती, मैं डे बाय डे लेके चल रहा हूँ, अगर इंजरीज नहीं होती तो मैं जाऊंगा उस रिकॉर्ड के लिए, 1000 गोल मारने के। अभी कितने हो गए उसके? 900, 899 वही 900। तो मतलब 2 सीजन और अगर वो खेल पाता उस लेवल पे, हाँ तो हाँ मे बी 2-3 सीजन्स मोर। उसे बोला था कि आप क्या 41-42 तक, तो उसने यही कहा था टचवुड करके कि मैं डे बाय डे लेके चल रहा हूँ, वर्ल्ड कप खेलना तो वैसे भी 2 साल तो खेलना ही पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीज़ रोनाल्डो रियलाइज करता है कि क्या वो उस लेवल पे खेल रहा है नहीं खेल रहा, खुद से आना चाहिए कॉलिंग। क्योंकि रिटायरमेंट का आई एम नॉट श्योर किसने कहा था, बट किसी क्रिकेटर ने ये चीज़ बोली थी, किसी पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें उसने कहा था कि रिटायरमेंट एक बहुत बहुत निजी डिसीजन होता है, आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए आपको कि आप रिटायर करो, आपके अंदर से वो खुद आना चाहिए कि मेरे को रिटायर करना चाहिए इस टाइम पे। एंड वही इस एलीट माइंडसेट के प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रो ये है कि एक नॉर्मल आदमी जो कि मे बी उतना टैलेंटेड नहीं है जितना मेसी है, वो उसके पास तभी आ सकता था अगर उसके पास वो मेंटालिटी होती है ऐसी पागलों वाली। और गंदा ये है कि वो एज करते हुए कैसे रियलाइज करेगा इस चीज़ को कि मेरा टाइम आ चुका और मेरे को छोड़ देना चाहिए, ये मेंटालिटी उसमें हिंडर करेगी। यार तुम और कुछ मत देखो, तुम विराट कोहली से सीखो। विराट कोहली की मेंटालिटी में कुछ कमी है? मैंने ये बहुत बोली थी ये चीज़, नहीं थी हमारी रील बहुत फेमस हो गई थी। मैंने ये बोला था कि आई वुड प्रेफर टू हैव विराट कोहलीज मेंटालिटी देन रोनाल्डोज। एंड मैंने क्यों बोला था वो, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि विराट कोहली इज एट पीस विद हिज करियर। जो हमने अभी पिछले सेगमेंट में डिस्कस करा कि विराट कोहली डज इवन केयर कि उसे वो सेंचुरी और रिकॉर्ड तोड़ना है, वो उसकी ग्रेटनेस दिखाता है, प्लस शोज कि वो कितना एट पीस अपने करियर में, उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है भाई। किसी से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, क्या विराट कोहली के पास पूरी दुनिया में कोई मना करने वाला था अगर वो कहते कि मुझे T20 में कंटिन्यू करना है तो? यार पता नहीं भाई,
एट दिस पॉइंट आई जेन्युइनली डोंट नो। मतलब तुम कह रहे हो कि हो सकता है बोर्ड कहती है कि भाई अब टाइम हो गया, रिटायर हो जाए। हाँ, क्या उसने वो नौबत आने दी? नहीं, टाइम से निकल गया ना। क्यों निकला? टीम का भला है, क्योंकि उसे पता है कि अब डिमांड चेंज होने वाली है। यही फर्क है उसमें रोनाल्डो में अभी तो। यार एट द सेम टाइम यू वुड से कि दिस इज द रीजन व्हाई विराट कोहली देन सचिन के पास नहीं आ पाया। भाई दैट इज द प्रॉब्लम। क्या? अगर तुम किसी बंदे को चेस कर रहे हो ना, तो तुम वैसे ही अपने लाइफ में मेन कैरेक्टर नहीं हो भाई। यार मेन कैरेक्टर की बात नहीं है, अगर तुम अपने आप को बेस्ट बोलते हो और फिर तुम किसी एक बंदे को चेस कर रहे हो, तो क्लियरली तुमने उस बंदे को पेडिस्टल पे रखा हुआ है। तुम अपने आप को बेस्ट नहीं मानते, सब एक ढोंग है एक्चुअली में। जब आप नीचे होते हो लोगों से काफी कंसिडरेबली, तो आपको किसी ना किसी को पेडिस्टल पर रखना पड़ता है। नहीं तो फिर तुम उसको एक्नॉलेज भी करते हो। हाँ। ये नहीं बोलते कि मैं बेस्ट हूँ। हाँ, मैं बोलते कि मुझे बेस्ट की तरफ स्ट्राइव करना और वो मेरा टारगेट है। हाँ, रोनाल्डो वो नहीं करता, रोनाल्डो ढोंग करता है। फिर भाई रोनाल्डो, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि दिस इज अ डिबेट। ऑब्वियसली एंड में आते आते सेटल हो गई है, बट कोई ये नहीं कह सकी 2022 से पहले तक ये डिबेट इक्वल पे थी। ऑब्वियसली मेसी फैंस कहेंगे नहीं हमारे लिए बेटर था, रोनाल्डो फैंस कहेंगे हमारे लिए बेटर था, बट द रीजन वाई रोनाल्डो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में है, मतलब गोट डिबेट में है। विराट कोहली तुमने खुद कहा गोट डिबेट में नहीं है वो। नहीं, गोट डिबेट में है, पर इस जनरेशन में एक फॉर्मेट में वो बेटर नहीं है। गोट, चलो इस फुटबॉल सेकंड में क्रिकेट की बात करें। मैं तो वही कहूंगा कि भाई अगर आपको गोट डिबेट में पहुंचना है, स्पेशली जहां पे देयर इज अ गाय लाइक मेसी कंपीटिंग विद यू इन द वेरी सेम एज ब्रैकेट, तो आपको वो पागलों वाली चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप पहुंच। कैसा रूटीन है भाई उस बंदे का? मैं 2 घंटे सोता हूँ, मैं 2-2 घंटे के नैप्स लेता हूँ, फिर बीच में गैप ले लेता हूँ। ये तो कोई पागल ही करता है भाई। ये तो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। एंड आई थिंक इसी रीजन से वो इतना आगे पहुंचा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन एंड जो लेवल ऑफ एफर्ट वो डाल रहा है, वो एनीवे वैसे भी मेसी से ज्यादा ही है भाई। वो मेसी ये हरकतें नहीं करता होगा, आई एम श्योर। 2-2 घंटे के नैप ले रहा है, इतना नाप के खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पर मेसी अर्जेंटीना के लिए कभी बर्डन नहीं बना है। रोनाल्डो पिछले 2 साल से पोर्चुगल के लिए एक बर्डन है भाई। 2019 से पहले तक सब लोग ये कहते थे कि मेसी अर्जेंटीना के लिए बर्डन है। मेसी बर्डन कोई नहीं कहता था। मेसी कहते थे मेसी जो है वो जैसा बारसा से खेलता है वैसे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं सब कहते थे कि मेसी अर्जेंटीना की मेंटालिटी नीचे ले आता है। नहीं, I don't think so. भाई वही ना मैं कह रहा हूँ। अब भाई कुछ तो डिसएग्री करेंगे बहुत राइटफुली, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट मेजॉरिटी लोग का छोड़ दो, क्या वो एक्चुअली में ला रहा था? मेसी एज अ कैप्टन लीड नहीं कर रहा था वो। हाँ, अग्रीड, पर क्या वो मेंटालिटी नीचे ला रहा था टीम की? यार मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ आप एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, बट एज अ कैप्टन आपकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो मेसी निभा नहीं रहा था अर्जेंटीना की तरफ से। तो 2021 में क्या हो गया? वही तो चेंज हो गया। मेसी ने खुद, कोई इससे मना नहीं करेगा कि 2022 के मेसी में जब वो वर्ल्ड कप खेल रहा था, जिस पागलपन से खेल रहा था, जिस एग्रेशन से खेल रहा था, वो मेसी किसी ने देखा ही नहीं था पहले। तो अगर आप 25 साल की उम्र में उतने अच्छे कैप्टन नहीं हो, तो आपको तब रिटायरमेंट लेना चाहिए, या फिर आप 35-40 साल की उम्र में अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तब रिटायरमेंट लेना चाहिए? 35 साल 40 उम्र में, हाँ, तो वही फर्क है। और तभी मेसी ने पहले रिटायरमेंट ले लिया था। हाँ, जो ही गलत था वही तो कह ही रहे, वही तो मैं फिर वापस आया, उसने आपको इम्प्रूव करा ना। मेन बात ये है कि राइट नाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टीम और नॉट? मेसी उस टाइम पर भी अर्जेंटीना का टॉप स्कोरर था ना, ऑल टाइम टॉप स्कोरर था। रोनाल्डो के साथ मेन मुझे इशू यही लग रहा है कि आप अपने करियर की प्लानिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो कि आपको सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, और उसके चक्कर में जो आपकी टीम का जो बेनिफिट है ना, आप उसको सेकेंडरी रख रहे हो कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कोई भी रोनाल्डो फैन मेरे से डिबेट नहीं कर सकता। नहीं, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस, है ना? ये चीज एकदम सही है। मैं तभी कह रहा हूँ कि इस मेंटालिटी के प्रोज एंड कॉन्स है। प्रो वही था कि वो इस लेवल तक पहुंच गया। पर्सनल ग्रेटनेस पे तो भाई आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस दे रहे हो कि मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के अपनी पर्सनल लेगेसी बना सकता हूँ। बट आई थिंक पर्सनल लेगेसी एट द कॉस्ट ऑफ योर टीम्स लेगेसी will never give you the all-time great status. In a team sport, अगर लोग बात इसीलिए कहती भी है कि वर्ल्ड कप कितने थे, यूसीएल कितने हैं, अल्टीमेटली ट्रॉफी से बात क्यों आती है? वो ट्रॉफी कोई एक अकेला प्लेयर नहीं जीतता, वो टीम्स जीतती हैं। अगर आप टीम का बेनिफिट अपने नीचे रख रहे हो, तो आपको भाई तभी तो देयर इज अ रीजन वाई सारे ओपोनेंट्स मेसी को फिर भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। रोनाल्डो के खुद के कितने सारे साथ के प्लेयर्स नहीं बोलते उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके, एंड प्लस ये बात विराट कोहली के लिए भी कही, जैसे अमित मिश्रा ने कही थी कि रोहित शर्मा को के लिए सब वो बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली सबसे सब उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। आई थिंक रोनाल्डो के लिए वो सेम केस है भाई, कि सब रिस्पेक्ट नहीं करते उसे, क्योंकि पर्सनालिटीज वैसी पर्सनालिटीज वैसी हैं। एंड रोनाल्डो के साथ एडेड एक चीज ये है भाई, वो मुझे लगता है वो इंडिविजुअल को अबव टीम कभी ना कभी तो रखता ही है।
लाइक इस मोमेंट पे क्लियरली वो रख रहा है। अगर वो अभी भी सोच रहा है कि मैं पोर्चुगल से खेलूंगा, अगर वो नेशंस लीग खेल रहा है और उसके बाद वो रिटायर हुआ ना, इससे सेल्फिश कुछ नहीं होने वाला। या तो 2026 का वर्ल्ड कप खेले और उसमें परफॉर्म करे फिर, वरना तुम्हें 2 साल जो है किसी और स्ट्राइकर के रूइन करें। नहीं वो तो है, अगर यहाँ पे उसने ये कमिटमेंट दे दी कि मैं नेशंस लीग खेलने वाला हूँ और फिर अगर उसने बैकआउट कर लिया वर्ल्ड कप से पहले, तो बहुत स्टूपिड चीज़ होगी और वो गलत होगा रोनाल्डो के पार्ट पे एकदम। तो मतलब फाइनली जस्ट टू क्विकली एंड दिस टॉपिक, मैं यही बोलूँगा कि ये मेंटालिटी जो है, आई थिंक एक जब 40 साल के हो गए, आपने ये चीज़ खुद बोली अभी कि मैं अब थोड़ी चेंज करूँगा, एट द सेम टाइम आपको इतना मेच्योर होना चाहिए कि आप ये चीज़ रियलाइज कर लो। आई थिंक उसके एट हार्ट उसके दिमाग में ये नहीं है कि मैं अपने आप को अपनी टीम से ऊपर रख रहा हूँ। फॉर श्योर उसका वही ना कि एक थोड़ा पागलों वाला बिलीफ है अपने अंदर कि मैं कर लूंगा, थोड़ा ब्लाइंडेड हो गया। हाँ, कि मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूंगा। जैसे एक और चीज़ मैं बोलूंगा, फिर जल्दी से दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो उसने पहले के ऊपर डिग लिया है। ये लास्ट मेरा पॉइंट वही था, बढ़िया बहुत इमेच्योर है भाई। नहीं, मुझे तो नहीं लगा भाई, मुझे लगा इतना नॉर्मल है भाई। सब लोग इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए उसके चक्कर में कि इसने पहले पे कैसे ले लिया। बोला उसने एकदम सही बोला है। आई थिंक मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसने वो डिग ले भी नहीं रहा था भाई। डिगी आई थिंक बहुत सिंपल सा मजाक है भाई। फर्डिनेंड भी हंस रहा था, पूरा डिगी तो लिया है। तो मजाक का मतलब डिगी होता है भाई। डिग पर्सनल होता है, पर्सनली यही और क्या है, नॉट पर्सनल भाई, इट इज अ लेजिट बहुत नॉर्मल सा वो है। उस बंदे के पूरे गोल्स के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया ये बोल के कि मेरे साथ रिकॉर्डेड होंगे। ये इससे बड़ा डिग और क्या हो सकता है भाई? तुम इसको कितना सॉफ्टन करोगे भाई? बहुत वो है ये, मतलब लोगों ने जितना ट्रिगर हो गए उससे कि नहीं इसने तो भाई ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर की इतनी बेइज्जती कर दी इसने। पहली बात तो ट्रिगर होने की कोई बात है नहीं इसमें, क्योंकि वो फैक्चुअली जो चीज़ बोल रहा है सही बोल रहा है। पहले के पास वो चीज़ है, वो ड्रामेबाजी है पहले की। मेरा बस ये कहना है, अगर आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अपने आप को मानते हो, देयर इज अ सर्टेन वे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अपने आप को कंडक्ट करता है। वो क्लास नहीं है रोनाल्डो में। मैं बस इतनी सी बात कह, पता नहीं भाई, आई डिसएग्री विद दिस बट फेयर। तो मैं किस फील्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को ऐसे डिग्स लेते हुए देखा है किसी और प्रीवियस लेजेंड पे जो जिंदा नहीं है? आई डोंट फॉलो इनफ स्पोर्ट्स टू से दिस। जो तुम कमेंट ऑन दिस। मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैंने फुटबॉल मेनली करा, उसमें रोनाल्डो मेसी हैं। क्रिकेट करा, क्रिकेट में सचिन था, अब सचिन को तो मैंने देखा नहीं। विराट कोहली अभी उस पर पहुंचा नहीं ऑल टाइम। क्या वो डिग डिबेट में पहुंचा ही नहीं ना? क्या सचिन ने ब्रैडमैन पे कभी डिग लिया? वही कह, सचिन पर्सनालिटी डिफरेंट था एकदम। मेसी भी तो नहीं लेता किसी पे डिग यार। देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो ग्रेटेस्ट होते हैं ना वो नहीं लेते डिग। अगर रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत जाता तो अभी तक वो जैसे कंडक्ट करा था अपने आप को चेंज हो जाता क्या? मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए वो नहीं जीते। पर वो गोट हो जाता ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भगवान इसीलिए कुछ चीजें नहीं देता आपको भाई। ये तो बहुत There is a certain way you conduct yourself if you want to be that way. सबके दिमाग में एक गोट की वही भाई नहीं, बहुत रिजर्व्ड है वो, अपने आप को एकदम टॉप पे रखता है। रिजर्व नहीं, एंड शांत रहेगा। If you have to preach about your greatness, you are not a great. दिस इज अ जोक भाई। मतलब लोगों ने जितना भाई जोक में सच्चाई निकल आती है। साइकोलॉजिकल लेवल पे लोग जितना लेके चले गए इसको कि नहीं भाई इसकी इनसिक्योरिटी दिखाता है ये चीजें, बहुत वो है चाइल्डिश है खुद इन इटसेल्फ इज वेरी चाइल्डिश। हाँ मैं उतना तो नहीं बोलूंगा, पर ये पहली बार नहीं हो रहा है। एंड दिस इज टेलिंग ऑफ समथिंग, मैं बस इतना कहूंगा। बट हाँ चलो मूविंग ऑन। अब हम लोग बात करेंगे यूसीएल ड्रॉस की। एंड कई लोगों के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि चेंज हो गया। एंड जब इसको तो हमने एक्सप्लेन कर रखा है फॉर्मेट, भाई ड्रॉ आया तो लोगों ने समझ ही नहीं पाया इस चीज को कि अच्छा हाँ ये तो चेंज हो गया था। लोगों को दिमाग में आई नहीं चीज। सो फर्स्टली एज अ व्यूअर, डिड यू लाइक व्हाट यू सॉ? नहीं, मैंने ऑनेस्टली इतना ज़्यादा ध्यान, मुझे याद ही नहीं था कि यूसीएल का फॉर्मेट का ये वो ड्रॉ आज होना है। मैंने आई थिंक तुम ही ने हमारे उस पर स्टोरी डाल दी थी प्रो स्पोर्ट्स पे जब रोनाल्डो आ गया था। तब जाके मुझे याद आया अच्छा आज यूसीएल का वो है। फिर मैं जाके मैंने देखा तो वाज आई सरप्राइज? नो नॉट रियली, बिकॉज हमने फॉर्मेट स्टडी कर रखा था पहले से, तो इतना कोई इशू नहीं था। बट वो जिस तरीके से ग्राफिक्स आए हैं ना, जिसमें वो एक्सप्लेन करा किसके कैसे कैसे मैचेस हैं, आई एम 100% श्योर अगर किसी बंदे ने जो कि थोड़ा नया फुटबॉल के लिए या फिर उसको फॉर्मेट नहीं पता होगा, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। समझ में नहीं आया। आई थिंक वही पूरा यही जनरेटेड था। रोनाल्डो जैसी बटन दबा रहा था वो, तब वो चीजें आ जा रही थी। बेसिकली वो कंप्यूटर से कर रहे थे रैंडमली वो। अब वो पता नहीं कितना आसानी से रिग हो सकता है क्या है। एंड एक्चुअली में इस पूरे ड्रॉ को करेंगे तो पूरा घंटा भर लग जाएगा क्योंकि हर टीम के अलग 7-8 ओपोनेंट्स निकले हैं। हर टीम के डिफरेंट ओपोनेंट्स हैं। तो हम लोग पॉट 1 की टीम की बात करेंगे सिर्फ, जो कि मेजरली सारी टॉप टीम्स आती हैं। देखना भी नहीं चाहता। हाँ भाई एग्जैक्टली। सो स्टार्टिंग विद द फॉर्मर डिफेंडिंग चैंपियंस, अभी जो रियल मैड्रिड का जो निकला, उसमें टीम में पॉट ने बता दो एक बार सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टीम, राइट। एंड हर टीम के 1 2 3 4 5 6 8 ओपोनेंट्स निकले, राइट। सो पहली जो
सबको जिसको नहीं पता, पॉट 1 की टीम निकलेगी, फिर पॉट 1 से 2 टीम्स आएंगी खेलने के लिए उनके लिए, पॉट 2 से 2 टीम्स आएंगी, पॉट 3 से 2 टीम्स आएंगी और फिर पॉट 4 से 2 टीम्स और ये आएंगी। पॉट में डिवाइड कैसे हुए हैं, किस बेसिस पे हुए हैं? वो उनकी ऑल ओवर क्लब रैंकिंग्स के बेसिस पे हुआ है, जो कि पता नहीं वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। बट पॉट 1 से कौन कौन आया रियल मैड्रिड में? लिवरपूल और डॉर्टमुंड। एंड इसमें ये भी नहीं है कि आपका होम एंड अवे गेम होगा हर टीम के अगेंस्ट, आपका रैंडम है। लिवरपूल से जैसे उन्हें अवे खेलना पड़ रहा है, डॉर्टमुंड से वो लोग होम खेलेंगे। देन अटलांटा मिलती है उन्हें एंड साल्जबर्ग मिलती है। अटलांटा अवे, साल्जबर्ग होम, एंड देन लीले मिलती है, स्टटगार्ड मिलती है और ब्रेस्ट मिलती है। ये सारी थोड़ी पॉट 3 ऑनवर्ड जो टीम्स है वो थोड़ी एवे टीम्स हैं, जो मेन टीम्स है जो कि प्रॉब्ली जो स्टैंडिंग्स डिसाइड कर सकती है, वो बेसिकली पहले 2 पॉट में ही आती हैं, जो कि डॉर्टमुंड, लिवरपूल, मिलान और अटलांटा है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, डू यू थिंक ये डिफिकल्ट ग्रुप है रियल मैड्रिड के लिए? आई थिंक बारसा से ज़्यादा डिफिकल्ट मिला है। बारसा से ज़्यादा डिफिकल्ट मिला है? ओके, मतलब भाई एक्चुअली में कैसे, मतलब जैसे बारसा को बायर्न मिली है, डॉर्टमुंड मिली है, अटलांटा मिली है। डॉर्टमुंड अटलांटा रियल मैड्रिड को भी मिली है, लिवरपूल रियल मैड्रिड को मिली है और बायर्न बारसा को मिली है। तो बायर्न और लिवरपूल में ज़्यादा डिफिकल्ट क्या? आई थिंक राइट नाउ तो लिवरपूल भाई, क्योंकि कह सकते हैं वैसे, आई थिंक वही है, मतलब थोड़ा रिएक्शनरी हो जाएगा, बट हाँ राइट नाउ तो अगर अभी की बात, क्योंकि मैच तो अभी होंगे ना, तो अभी मेरे हिसाब से तो अभी मुझे लग रहा है प्रॉब्ली रियल मैड्रिड का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट रिगार्डलेस, एंड जिनको नहीं पता, ये सारे जितने भी टीम्स है वो सारे सिर्फ एक टेबल के अंदर है, एंड जो जैसे जीतेगा, जैसे जैसे पॉइंट्स एक्यूमुलेट करेगा, उसके बेसिस पे इनकी स्टैंडिंग डिसाइड होगी, जैसे लीग के अंदर होती है नॉर्मल ला लीगा सीजन में जैसा होता है वैसे डिसाइड होगा। थोड़ा अगर मुश्किल हो रहा होगा आई थिंक समझने में लोगों को, तो पहले के हमारा पॉडकास्ट जाके देख सकते हो, हमने कवर कर रखा है फॉर्मेट पूरा। एंड उसके बेसिस पे जो डिसाइडिंग जो भी स्टैंडिंग्स निकलेंगी एंड में, उसमें 8 टीम्स जो होंगी वो पहले क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए, फिर बाकी सबका प्ले ऑफ होगा और फिर बाकी टीम्स आएंगी। तो हमें बेसिकली ये सोचना है क्या रियल मैड्रिड टॉप 8 में आ सकती है? ऑब्वियसली आ सकती है, आ रही है भाई, आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। तो आई थिंक बहुत सिंपल है ये, एंड आई थिंक लिवरपूल, रियल मैड्रिड दोनों टीम्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों टीम्स पहले ही क्वालिफाई कर जाए इन द फर्स्ट 8। मूविंग ऑन, सिटी का जो ग्रुप है, सिटी का ग्रुप है भाई, सबसे मजा आएगा पीएसजी वाले ग्रुप में। बट सिटी का जो है, सिटी को ग्रुप क्या है, मैचेस है ना, मैचेस। सिटी को इंटर मिली है, पीएसजी मिली है, क्लब ब्रूजे मिली है, यूवेंटस मिली है, स्पोर्टिंग सीपी मिली है, बाकी तो है वही है। बट इंटर मिलान, पीएसजी, यूवेंटस एंड स्पोर्टिंग, आई थिंक सिटी का ग्रुप भी काफ़ी ईजी है कंपेरेटिवली, क्योंकि पीएसजी अब उस लेवल पे नहीं है। प्रॉब्ली इंटर आप कह सकते हो कि पिछले कुछ सीजन से वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्ली एक डिफिकल्ट फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो कोई भाई सिटी भी अभी अलग फॉर्म में चल रही है, और इंटर हारी भी फाइनली सिटी सी थी यूसीएल फाइनल, अब बहुत फर्क था। हाँ, तो आई थिंक सिटी को भी बिल्कुल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट अगर हम लोग एक और टीम बोले जो कि टॉप 8 में आ सकती है इसमें से, डू यू थिंक पीएसजी होगी या फिर इंटर मिलान होगी? आई थिंक राइट नाउ इंटर मिलान। आई थिंक इंटर मिलान का ज़्यादा सेंस इसलिए भी है क्योंकि पीएसजी के जो मैचेस है वो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, जो उनके मैचेस हैं 8 वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बायर्न का जो ग्रुप है, बायर्न के जो मैचेस हैं, पीएसजी, बार्सिलोना, बेनफिका, और कोई अच्छी टीम है क्या? एस्टन विला, एस्टन विला भी अच्छी टीम है इनमें। सो आई थिंक यहाँ पे बायर्न के लिए इज प्रॉब्ली दैट टीम जो कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोवाइड होने वाला है। काफ़ी लोगों ने जब बायर्न और बारसा का मैचअप देखे तो सब लोग स्टार्ट हो गए, मुलर ने वो वीडियो निकाल दी तो सब लोग भाई ट्रोलिंग में आ गए। बट उसे गोल भी मार दिया अभी कल। दिस इज अ डिफरेंट बार्सिलोना भाई, हांसी फ्लिक भाई 7 गोल मारे हैं अभी, एंड उसमें उनके पास वो है भाई, कंपनी है। हाँ भाई, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा टीम्स के बीच में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स जब मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि अगर बारसा नहीं जीतती तो शायद थोड़ा बहुत वो हो सकता है भाई, जीतना चाहिए था भाई। डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर एक्चुअली नहीं जीते। मैं इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहता अभी, पर हाँ मतलब है भाई इस बार मेरिट है। मतलब आई होप कंपनी से तो जीत जाए एटलीस्ट, हांसी फ्लिक अगर वो इतना अच्छा खेल रहा है ला लीगा के अंदर। मतलब भाई रफीना जैसे बंदे मतलब ऑन फायर है यार, गजब है। प्लस कंपनी का फ्रैंकली स्पीकिंग यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, सो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए भी। एंड हांसी फ्लिक जैसे इस टाइम पे बार्सा को ऑपरेट कर रहा है, जैसे टैक्टिक्स उसने इन्वॉल्व करे, जैसे बार्सा एज अ टीम खेल रही है, इट सीम्स लाइक कि फाइनली बार्सा फैंस के लिए मूवमेंट आ गई जहाँ पे वो रिवेंज के लिए एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई कि अब रिवेंज मूवमेंट आएगा। बट बायर्न रिगार्डलेस आई थिंक क्वालिफाई कर जाएगी यहाँ से। सो बार्सा एंड बायर्न मोस्ट प्रॉब्ली होंगी जो 2 टीम्स पहली क्वालिफाई कर जाएंगी भाई। वैसे हर टीम से अगर हम लोग 2-2 ले रहे हैं तो वो तो इधर में नहीं आ पाएंगी।
बट तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, PSG का जो है वो सबसे फनी है क्योंकि PSG को उन्होंने लतेड़ दिया भाई साहब। दिखाओ क्या मैच है। PSG का सिटी से पहला मैच है, देन बायर्न से है, देन एथलेटिको मैड्रिड से है, देन आर्सेनल से है। 4 मैचेस है। 4 मैचेस इन टॉप टीम से है। बाकी तो उतनी कुछ खास नहीं है, बट जिरोना भी है बाय द वे उसमें। जिरोना लास्ट सीजन नहीं काफी हो रहा अच्छा भाई, खेला, नहीं हो रहा। बट ये 4 मैचेस तो जेन्युइनली ऐसे हैं कि ये चारों मैचेस हार सकती है PSG, एंड इसलिए मुझे लगता है कि इनका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा टॉप एंड में क्वालिफाई करना। मैंने वो क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे फिर। हाँ भाई, मतलब क्या स्टैंडिंग होगी इनकी एक्चुअली में, क्योंकि अगर आप अपने 8 में से 50% ऑफ मैचेस हार गए, और मतलब भाई PSG ऐसी टीम है क्या वो बाकी के चारों मैचेस चारों जीत जाएगी? आई एम नॉट श्योर। हाँ, एम्बापे वगैरह भी नहीं है। एम्बापे भी नहीं है, बहुत नई टीम हो जाएगी, यंग टीम है। तो भाई साहब PSG को इन लोगों ने जो लतेड़ा है, मुश्किल हो रखा है अभी। एंड नासिर अल खलीफी की जैसी शक्ल थी जब ये ड्रॉ निकला था, वो देखने वाली थी भाई। आई थिंक PSG इज प्रॉब्ली दैट टीम जो कि एक अपसेट आप मान सकते हो कि बड़ी टीम टॉप 8 में नहीं आ पाएगी। या मुझे लगता है वो जो क्वालिफायर्स खेलेंगे ना उसमें सब आ ही जाएंगे अल्टीमेटली भाई क्वालिफायर्स मतलब इतनी सारी, हाँ, क्वालिफायर्स में भी बड़ी टीम्स होंगी सारी। आई थिंक यही अच्छी अगर चीज उनका है। आपस में क्लैश हो गया तो फंस जाएगा। हाँ, यही अच्छी चीज है इस फॉर्मेट की कि बड़ी टीम्स ऑलमोस्ट हर फेज ऑफ कंपटीशन में हमें देखने को मिलेगी। हाँ, जो ये प्रॉमिस है फॉर्मेट कि आपको बड़े मैचेस ज्यादा देखने को मिलेंगे वो होने वाला है। हाँ राइट। जो लिवरपूल का है, हमने एज यूजुअल बात करी, अभी रियल मैड्रिड थी उसमें, AC मिलान आएगी उसके अंदर, लाइप्जिग आप कह सकते हो, और लेवरक्यूसन भी आप कह सकते हो, राइट। तो ये 4 टीम है जो कि मेनली कॉम्पीट करेंगी लिवरपूल से। आई थिंक रियल मैड्रिड से लोग हार जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। भाई कितना बोल्ड ऑफ मी टू अज्यूम एकदम सही, बट लाइप्जिग लीगा में अभी हालत खराब हो रखी है। हाँ, लाइप्जिग कंपैरेटिवली इजी मैच है। आई थिंक लेवरक्यूसन एक थोड़ा टफ मैच वो भी अभी हारे घर पे करेंगे। हाँ राइट, बट स्टिल आई थिंक लेवरक्यूसन काफी अच्छा खेल रही है इस टाइम पे भी। एंड चाबी अलोंसो वर्सेस लिवरपूल तो एक वो भी मैचअप बनेगा जो कि देखने वाला होगा। इंटर के भी हमने बात करी, उसमें आर्सेनल सिटी दोनों से वो लोग खेलेंगे, लेवरक्यूसन से भी खेलेंगे और लाइप्जिग से भी खेलेंगे। इतना आसान नहीं होने वाला इनके लिए अच्छा नहीं होगा। आई थिंक आर्सेनल और सिटी से दोनों से लोग हारने के चांसेस रखते हैं। लेवरक्यूसन बहुत ज्यादा टफ मैचअप होगा, तो वो भी देखने वाला होगा। हल्के में नहीं ले सकते भाई लेवरक्यूसन को। लाइप्जिग से लोग मोरलेस जीत जाएंगे। तो इंटर का भी मतलब आई थिंक इनको भी ये वो टीम होगी जो कि अल्टीमेटली जाके क्वालिफायर्स खेलेगी। आई थिंक क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे ना, टॉप 8 में। टॉप 8 में बहुत भाई इतनी सारी टॉप टीम्स है, बहुत डिफिकल्ट है टॉप 8 के अंदर आना। डॉर्टमुंड में डॉर्टमुंड बार्सा रियल मैड्रिड दोनों से खेलेगी। ओ भाई बार्सा रियल मैड्रिड, बट इनका बाकी सारे भाई साहब शख्तार, क्लब ब्रूजे, सेल्टिक, बोलोनिया, बाकी टीम्स बहुत ईजी हैं। तो इनको सिर्फ 2 ही टफ मैचेस टॉप 8 में आ जाए। नहीं टॉप 8 में तो नहीं आएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। बट बार्सा रियल मैड्रिड के अगर ये लोग 2 मैचेस लिए जाते हैं तो इनका एक्चुअली वन ऑफ द इजियर ग्रुप्स है, क्योंकि सिर्फ 2 ही टॉप टीम्स हैं इनके पास। 2 मैचेस देखते रहो कौन से रहे वो। हाँ, दोनों टफ मैचेस है। प्लस इनका जो मैनेजर है नूरी समथिंग करके, वो काफी यंग, वो 35 साल का मैनेजर है भाई। अच्छा। वो काफी प्लेयर से छोटा होगा, तो इनकी एज अ टीम भी काफी यंग है। प्लस एक नया मैनेजर आया इस टाइम पे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ देखने वाली होगी। लाइप्जिग का आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आप कह सकते हो। लिवरपूल, इंटर मिलान, यूवेंटस, एथलेटिको मैड्रिड, स्पोर्टिंग, एस्टन विला भी, ओ भाई साहब इनका भी काफ़ी डिफिकल्ट है। उनसे तो एक्सपेक्ट कर भी नहीं लाइप्जिग से हाँ, वेरी फ्रैंकली थोड़ा मैं सरप्राइज भी हूँ कि लोग पॉट 1 की टीम्स के अंदर थे। बट रिगार्डलेस, मूविंग ऑन, जो लास्ट टीम है हमारी विच इज़ बार्सिलोना, एंड इसका भी क्या डिफिकल्ट है एक्चुअली में। बायर्न, डॉर्टमुंड, अटलांटा, बेनफिका, आई डोंट थिंक डिफिकल्ट है राइट नाउ। जैसा बार्सा खेल रही है, सिर्फ बायर्न ही एक कंपैरेटिव मैच है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दे शुड बी डोमिनेटिंग। भाई डोमिनेट करना चाहिए ना। आई थिंक हमें जेन्युइनली यूसीएल के अंदर फाइनली एक वो बार्सा दिख सकती है जो कि 2018-19 वाले सीजन के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि बार्सा से एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये ले जाएंगे ऊपर तक। क्योंकि उसके वो लास्ट सीजन था, उसके बाद से जैसे ये लोग पिटे थे सबको पता था कि अब इनका टाइम लगने वाला है। राइट। तो फाइनली कैन वी सी बार्सिलोना इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ यूसीएल प्रॉब्ली। ऑल्दो वही बात है ना कि अभी भी तुम ये देखो, इतनी सारी टीम्स हम कह रहे हैं बड़ी टीम जो क्वालिफायर्स खेलेंगी, फिर जब वो राउंड ऑफ 16 में भी आएंगी तो कोई मतलब लक पे बहुत है यार ये यूसीएल का फॉर्मेट, कि आपको राउंड ऑफ 16 में कोई बड़ी टीम ही मिल गई और लक नहीं चला उस दिन, तो वो इशू हो सकता है। तो थोड़ा लक भी चाहिए होगा बार्सा को सेमीज तक आने के लिए, पर टीम तो इस लेवल की बना दी है अभी। आई थिंक लक फैक्टर है। प्लस एक चीज़ अच्छी है कि अब तक यूसीएल जो पूरा एज अ कॉम्पिटिशन था ना, वो कप कॉम्पिटिशन माना जाता था कि आप क्लच कर गए और ले गए उस दिन। अब ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर भी लोग ले आए हैं। पर अल्टीमेटली क्लब वही है, कप फॉर्मेट ही है भाई।
नहीं है सारे नॉकआउट्स तो वैसे ही हो रहे, कुछ चेंज थोड़ी हो नॉकआउट्स में। पर नॉकआउट्स पहुंचना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। इफ यू आर अ डिसेंट टीम यू विल स्टिल रीच द नॉकआउट्स। मुझे लगता नहीं इतनी प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे ऑफ कोर्स लक का फैक्टर वहां पर भी है थोड़ा बहुत, पर इवेंचुअली तुम पहुंच ही जाओगे। आई थिंक टॉप 8 में क्वालिफाई करना ना जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट है इस टीम पर। टॉप 8 में मुश्किल है, पर जो बची 8 टीम्स है जो कि अल्टीमेटली क्वालिफायर्स खेल के आएंगी, उसमें इतना मुश्किल नहीं है। क्वालिफायर्स में भी वही है ना कि इट इज वेरी लक बेस्ड, क्योंकि आपको एक अच्छा ओपोनेंट मिल जाता है। अगर आपको बाई चांस जैसे PSG है, मान लो इनको आपको इंटर मिलान मिल गई मान लो क्वालिफायर्स खेलने के लिए, फिर आप वहां पे भी गए। तो आई थिंक एज अ फॉर्मेट वेरी ऑनेस्टली काफी लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट मे बी सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम बाद कुछ नया देखने को मिला है। मुझे जेन्युइनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीजन। मतलब हाँ, मुझे लगता है एक सीजन पूरा देना चाहिए, हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए कैसा निकल के आ रहा है फॉर्मेट, फिर जज करते हैं 1 साल के बाद कि कैसा है। आई थिंक इट्स सेफ टू से द फाइनल क्वेश्चन, किसका मैचेस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? PSG बाय फार इट इज PSG। एंड मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि आई थिंक फुटबॉल एज अ कम्युनिटी हम सब चाहते हैं PSG फेल करे, एंड हमें फिर से भाई आई थिंक दे डिजर्व इट। बट फाइनली हमें ये चीज़ देखने को मिलने वाली है फिर से, एंड PSG का वो कर्ज जो है वो कायम रहेगा इस नए फॉर्मेट के अंदर भी। बट ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। जो भी टॉपिक्स हमने बात करें उन सबके बारे में आपके जो ओपिनियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब भाई जल्दी से कर दो सबके सब। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए हमारे पॉडकास्ट से, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगी, उसको भी जाकर देखिए और वहाँ पर भी कमेंट करके बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।